सकते हैं, कौन से को नहीं भेजे जा सकते हैं, ये सरकार तय करेगी। तो अब ये सवाल आप सबके सामने है, ज्ञान कोई बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं है, तो मैं 1 बाय 1 ले लूं। हमारे साथ में यंग टीम में अर्णव चौधरी जुड़े हुए हैं, जो कुछ अपनी बात को रख पाए यदि, क्योंकि इनका डेटा का काम पड़ता रहता है। और रूपचंद जी जम्मू से जुड़ने वाले थे, बारिश के कारण से हो सकता है वो नहीं प्रॉपरली जुड़ पाए हों। और आखिरी फूल कुमार जी हैं, आप हो। मैं इस मामले में कोई एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, लेकिन संसद में जब आएगा तो मैं इस पे पूरा ध्यान रखूंगा। ये मुझे जब मैंने इसकी न्यूज पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तब मैंने एक बात ये भी देखी कि ये जमोटा वगैरह ये जो है ये बेचते हैं करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई कैसे इनको कैसे पोसाता होगा ये अमेजन वगैरह। तो इन्होंने कहा ये कुछ नहीं, डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा बिकता है, डेटा की अच्छी इनकम होती है। और एक व्यक्ति मुझे ट्विटर पे मिला, उसने कहा मैं महीने के 25 लाख रुपए कमाता हूँ। मेरे तो ज्यादा दोस्त नहीं था, पूछा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मैंने कहा यार कैसे कमाता होगा। एक ने पूछा दूसरे, तो उसने बताया कि भाई मैं आईटी शेयर से जुड़ के 25 लाख कमाता हूँ। किसी भी चीज को ट्विटर पे वो क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं ना, उस तरीके से करने के अंदर मेरे जो है मेरा पास नेटवर्किंग है, डेटा है, मैं उससे उनको करता हूँ हैज हैज करके। आज ट्विटर ट्रेंड करना, वो फर्स्ट आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये पूरा तंत्र एक तरफ चल रहा है। एक तरफ मैं खेती की सोच रहा था, खेती के अंदर बहुत बड़ी एक्सरसाइज करते करते खेतों में तो मैंने पूरे डेटा ले लिए, क्या हो रहा, दुनिया कैसे जी रही है, क्या जी रही है। लेकिन ये बीमारी देखी तो मैंने कहा यार ये संसार कुछ अलग बस गया, तो इसमें भी हमें कुछ जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं अर्णव से कहूंगा कि कुछ बात तुम्हारे पास कोई हो तो हमारे बीच शेयर करो। फिर 1 बाय 1 जो भी आप लोग साथी हैं अपने हिसाब से, मुझे ये जानकारी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये शेयर करना चाह रहा हूँ, तो उस तरीके से कोई। हाँ भाई अर्णव अपना। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही, आवाज आ रही। हाँ, मेरा नाम अर्णव चौधरी है और मैं स्वीडिश गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर फॉरेन ट्रेड हूँ। और मेरे पास साउथ सिटी एशिया और अफगानिस्तान का मैं कंट्रोल करता हूँ ट्रेड। और जो डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया की जो टॉप कॉरपोरेट्स हैं उनमें से 70% कॉरपोरेट सिर्फ डाटा बेच के ही अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जैसे टेस्ला है, डाटा कंपनी है, और कई तरह की कंपनी है जिनका फ्रंट बिजनेस कुछ और है और बैक में वो सिर्फ डाटा बेचती हैं। जैसे गूगल मैप्स हो गए, ये सब ये एक ही काम है कि ये डाटा ही बेचती है एक दूसरे को, जिससे कई तरह की चीज़ें हो सकती है। जैसे बिजनेसेस बढ़ा सकते हैं ये, और जो जोमेटो है, स्विगी, ये सब डाटा कंपनीज हैं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का किस एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है ये सब बताती है कॉरपोरेट्स को, और उसी हिसाब से बिजनेस स्टडीज तैयार होती है। मैं इंडिया के बारे में, क्योंकि ये बिल नया आया है, पर ये बिल्स पहले रेज हो चुका है यूरोपियन यूनियंस में। और मैं स्वीडन वगैरह का बता दूं, ये जो बिल है वो एग्जैक्टली कॉपी है मोरक्को के बिल का। 80% जो बिल है वो मोरक्को में जो बिल आया था 2018 में, उसी की कॉपी है। और इन्होंने कुछ फाइनिंग में, वहाँ फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, फाइन्स थोड़े इन्होंने कंट्रोल किए हैं, बस यही है। बाकी जो अच्छे लॉज हैं इसको डाटा को रिलेटेड, ये यूके और स्वीडन वगैरह ने इन्होंने बनाए हैं, पर ये 100% सक्सेसफुल इस चीज़ में हो नहीं पाए हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल एवरी डाटा। आप सारा डाटा कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बहुत सख्त रूल्स हैं, पर कहीं ना कहीं लूप होल निकल ही आता है, क्योंकि डाटा के बिना चल ही नहीं सकती, गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती हैं, या कई भी, जैसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बिना वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। भाई सुपरमार्केट, कौन से एरिया के सुपरमार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक्री है, कौन से लोग वहाँ ज़्यादा रह रहे हैं, उससे तय होता है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताऊं कि मान लो कोई मोहल्ला है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़्यादा रह रही है, और उनके डाटा अगर उन लोगों के पास नहीं है तो वो वहाँ की बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। मतलब फॉरेन जो कंपनीज है वो इसी स्ट्रेटेजी से आज तक चलती आई हैं, पूरा गूगल इस पे चल रहा है। तो अगर डाटा ही नहीं होगा तो वो लोग जज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कहाँ पे है। जैसे हम है, हमारे पास हर चीज़ का डाटा हम एक्सेसिबल है,
और इसमें कई तरह की ऐसी चीजें आती है बीच में कि अभी हमने कई और इसमें लेजिस्लेशन लाए हैं और कई तरह की चीजें एडवांस की है, पर हम भी 100% इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल हो जाता है, कभी डाटा हैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो और अब ये भी है क्योंकि यूएस वगैरह ने ये भी कर रखे, ये वो पूरा बिल खुद जैसे अपन कर रहे हैं कि भाई आप भी चाहो अपना डाटा दे सकते हो, बाकी गवर्नमेंट इज नॉट वायबल और गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा वो चीज, क्योंकि लूप होल्स हर जगह हैं और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं अब रूपचंद जी है, जम्मू से जुड़े हुए हैं। रूपचंद जी, आप बताइए कि डेटा के बिना दुनिया चलती नहीं है, डेटा किसी देश का एसेट है, डेटा से दुनिया कमा के खा रही है, खेती करने की जरूरत नहीं है। डेटा यदि आपके पास है तो बहुत कुछ, आपके पास डॉलर है, और ये डॉलर के सहारे से ये दुनिया किस तरह से जी लेगी। और आपने इस एक्ट को जो मैंने भेजा था उसमें स्टडी करके कुछ बिंदु भी निकाले थे, आप जैसा कह रहे थे एक मीटिंग में, मैं बताऊंगा 3 पॉइंट पे जो क्या ये है धंधा। तो इस पे अपनी आपको बात रखें, फिर मैं अन्य साथियों से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के फिर समरी पे पहुंचेंगे। रूपचंद जी, ओवर टू रूपचंद जी। रूपचंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जम्मू कश्मीर में बरसात बरसात का कुछ ज्यादा ही है, मैं भी यहाँ छाता लेके बैठा हूँ छत पर। रूपचंद जी, नहीं आ रही आवाज आपको? तो मैं थोड़ा सा फिर फूल कुमार जी को ले लूं। फूल कुमार जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो हमारा तो इसमें ज्ञान बहुत ज्यादा है नहीं जो हम इन बातों में इंटरवेन करें। आप काफी एक्टिव हैं, विदेश में भी रहते हैं, दुनिया क्या कर रही है, डेटा के किस बेस पे है, तो फूल कुमार जी अपना व्यू पॉइंट अपना रखिए, फिर जब तक आते हैं रूपचंद जी उनको भी ले लूंगा मैं। यहाँ पे तो ज्यादा तो खैर मुझे समझ आया नहीं है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। मैं शायद स्टार्टिंग का पार्ट मिस कर गया, तो कि एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। पर जो मैंने अभी तक स्पीकर को सुना है, आपको सुना है, एक और भाई जो भी बोल के गए हैं, वो अगर कुछ मार्केट रिसर्च के ओरिएंटेड डाटा की बात कर रहे हैं या वोटर आईडी टाइप का जो पर्सनल डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसकी बात कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड है। अगर जनरल डाटा प्रोटेक्शन की बात है तो यहाँ जीडीपीआर पॉलिसी लागू है। फेसबुक का जो डाटा लीक हुआ था 2017-18 में था शायद, वो जो केस हुआ था, फेसबुक का डाटा लीक हो गया था मास उसमें अमाउंट में। उसके बाद से यहाँ पे तो आप बिना कंसेंट के किसी का डाटा नहीं ले सकते, जीडीपीआर पॉलिसी है। और दूसरी बात, बिना कंसेंट के ले भी नहीं सकते, और लिया है तो फिर उसकी प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो लीक हो रहा है तो आप लायबल हो उसके लिए। ये तो है यहाँ पे। बाकी आप लोग एग्जैक्टली किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो उस पर कुछ ज्यादा बता पाओगे तो मैं और कुछ बता पाऊंगा। मैं वापस लेऊंगा आपको फूल कुमार जी। हम ये ले रहे हैं कि भारत सरकार भी इस पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को संसद में रख करके इस बिल को पास करना चाह रही है। हम इस संसद को तो सुनेंगे, तो उसका जो मैंने ड्राफ्ट मैंने काफी भेजा है, उसके अंदर मोटा मोटा इन्होंने ये लाग भाई हम एक तो कमेटी बनाएंगे जो कमेटी कंट्रोल करेगी प्रोटेक्शन रखने के लिए, लेकिन सरकार उसको डेटा को लेने के अंदर कहीं कहीं उसमें लीकेज है। फिर उसने एक लाइन जोड़ दी रूपचंद। इस बात पे एक स्टार्टिंग पॉइंट कह दूं मैं। हाँ हाँ, जब गवर्नमेंट ऑलरेडी सारा डाटा आधार कार्ड का पता नहीं किस किस चीज का बता रही है, इंडिया में तो सब डाटा कलेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल। अब वो कलेक्ट करने के बाद ये तो फेस मेकिंग वाली एक्सरसाइज लग रही मेरे को कि लोगों को बस थोड़ा सा ये दिखा दो कि हाँ हम तुमको लेके कंसर्न है, जबकि डाटा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के कारण से। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा, इन्होंने आधार का कहा तो आधार के ऊपर ये आई रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी आदमी की पर्सनल राइट टू प्राइवेसी है, और किसी के आदमी के आप डेटा नहीं लोगे, लेकिन डेटा तो ले चुके हैं ये जैसा आप बता रहे हो, और ये बात सही भी है। हमारे डेटा सरकार के पास पड़े हैं, कुछ के फेसबुक और सब में पड़े हैं। अब ये बना रहे हैं कानून।
अब कानून बनाने के अंदर मुझे ये पता भी नहीं मेरा डेटा किस किस के पास है। मैं जो आदमी हूं तो मैंने किस किस को डेटा दिया ये तो मुझे याद नहीं, क्यों फार्म लगते रहते हैं, वो डेटा देते रहते हैं हम तो। अब सरकार ये वैसे कुछ देखो, टांग अड़ाना। इसमें हाँ एक पॉइंट कहूँ मैं, हाँ हाँ यहाँ जो साथी जुड़े हुए हैं जो ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर अनिल हैं या और भी साथी हैं जो वेबसाइट्स पे ज्यादा जिनको काम पड़ता है, वो बता देंगे। यहाँ तो ऐसा है यूरोप में तो कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसके ऊपर डिस्क्लेमर आता है, और डिस्क्लेमर ये आता है कि भाई हम जो है आपका डाटा जो है अपने कुकीज के हिसाब से लेंगे या अपने कुछ कस्टमर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अनोनिमस तरीके से आपके डाटा का हम वो करेंगे, पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन हम नहीं लेंगे। लेकिन आप जो हमारी वेबसाइट पे क्या क्लिक करोगे, क्या वॉच करोगे, उसका हम अनोनिमस सर्वे टाइप में हम आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसके लिए अगर आप एग्री हैं तो हमें ओके कर दें और अगर उसके लिए भी आप एग्री नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हो। ये तो यहाँ पे हर एक वेबसाइट के ऊपर कंपलसरी है, फ्रांस कह लो, यूरोप कह लो। चलो अब डॉक्टर डॉक्टर अनिल कुछ माइक रही खोल बात रहे यहाँ हैं। के एक और पॉइंट, सॉरी एक और हाँ पॉइंट, हाँ रही बात यहाँ हाँ के हाँ वोटर की डाटा की। यहाँ का वोटर का डाटा आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को एज सच नहीं दिया है। वो यहाँ पे शुरू दिन से ही प्रोटेक्शन मोड में, गवर्नमेंट ऑलरेडी मिनिमम इतनी अवेयर, लकीली कह लो जो कह लो, या इनकी एडवांसमेंट जो भी रहती है उनके चलते ये हैं। जैसे कि इंडिया में जो इन्होंने कर रखा है ना, पूरा आधार कार्ड तक क्लिक कर रहे हैं, रजिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या डाटा ऑलरेडी दे के बैठे हैं दुनिया जहान की कंपनियों को, वो यहाँ नहीं है। बस यही कहना था मेरा कहना फिलहाल। चाह रहे थे, माइक खोल रहे थे। आप क्या फिलहाल कहना मेरे को चाह यही रहे थे कहना था। इसमें? क्योंकि आज का ज्ञान सिर्फ आपसी डिस्कशन में है, क्योंकि एक्सपर्टीज में हमारे पास में। मैं फिर रूपचंद जी को लूंगा। डॉक्टर अनिल कुछ आप कहना चाह रहे थे? नमस्कार जी सभी को। देखिए, तीन हाँ, नमस्कार। कई तरह के डाटाज रहते हैं और डाटा शेयरिंग भी कई तरह से रहती है। जैसे अभी पिछले वक्ताओं ने बताया कि आपका आधार कार्ड लिंक हो गया, आपका पैन कार्ड लिंक हो गया आधार कार्ड के साथ, आपका फैमिली आईडी कार्ड लिंक हो गया है आपकी इन सभी चीज़ों के साथ, और आपका वोटर कार्ड लिंक हो गया है। आपके फैमिली आईडी कार्ड में आपने फिल कर दिया है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, और उस बेसिस पर आपकी जो है पेंशन जो थी वो मिलती थी, या कितनी आय है उस हिसाब से आपको पेंशन वगैरह जो मिलती थी उस हिसाब से कट गई हैं। तो ये सब चीजें, एक वो डाटा जो गवर्नमेंट खुद ले रही थी धीरे धीरे, वो कोई स्कीम देने के लिए ले रही थी या किसी चीज के लिए भी ले रही थी, वो डाटा पूरा का पूरा कलेक्ट किया गया। और इसी तरह से आपका डाटा कलेक्ट किया गया आधार कार्ड के साथ जोड़ते हुए कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। जो थोड़े दिन पहले अभी लीक हुआ कि आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर सब हुआ। और तो ये चीज, ये पर्सनल डाटा जो है आपकी वेल्थ से रिलेटेड, आपके सोशल बीइंग से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो ये सब चीजें अगर आप इसमें देखेंगे, मेरे पैन कार्ड, अगर मेरा आधार कार्ड अटैच्ड है, मेरा बैंक भी अटैच्ड, इसके साथ बैंक अकाउंट अटैच्ड है, तो मेरे फॉर्म 16 में लिख करके आता है कि मेरे अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, इतना मुझे इस अमाउंट में मुझे टैक्स देना है। अब जो आ रहा है आजकल फॉर्म 16 नया, उसके ऊपर अलग से एक लाइबिलिटी आती है बैंक की अर्निंग्स की भी। दूसरा चीज क्या है कि अगर वो मेरे मैंने डेबिट कार्ड से, मैंने अपने गूगल पे से, यूपीआई से, या अपने क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग की है, जैसा अर्नव जी बता रहे थे कि मार्केट सर्वे के हिसाब से, वो भी उसके साथ अटैच होके आ रहा है। अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया है, वो भी उसके साथ अटैच होकर आ रहा है। और जब मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं एक नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर हूँ, और मैं अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या यूपीआई से इस तरह की कोई चीज खरीदता हूँ, तो वो डाटा भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है। और जब मैं क्लेम करता हूँ अपना कोई इंश्योरेंस, तो वो कंपनी इस बारे में बता सकती है मेरा पर्सनल डाटा लीक कर। ये चीज जो मेरे मेरे पर्सनल से रिलेटेड थी, जो फाइनेंशियल थी या कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसका डाटा लीक हुआ। दूसरी चीज, जब बात करते हैं मार्केट सर्वे की, या मार्केट सर्वे की बात ना कीजिए, आप अपने अपने मूड्स की बात कीजिए कि आपको कैसे परचेज करने के लिए बाध्य किया जाता है कोई चीजें।
हमारे मोबाइल में सबके पास जो स्मार्टफोन है माइक्रोफोन्स रहता है, और माइक्रोफोन से आप जो बात करते हैं वो बात सुनी जाती है मेटा के द्वारा, और मेटा अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे उसकी फेसबुक है, उसका कुछ है, अगर आपके कोई ऐप अटैच है और आप जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो अलाउ करवाते हैं आपको कि आप फोटोज को, कॉन्टेक्ट नंबर्स को, इनको अलाउ कीजिए, हम एक्सेस कर सकें। अगर वो एक्सेस कर सकते हैं, आपके माइक को एक्सेस नहीं, आप नहीं अलाउ करेंगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, वो आप पूर्ण रूप से उसको ऐप को यूज नहीं कर सकते। आप उसको अलाउ कर देते हैं तो वो आपके बात वैसे ही देता है। अगर मैं थोड़ी देर पहले मैं जूते की बात कर रहा था अपने बच्चे से कि भाई तेरे को जूते दिलाऊंगा, तो थोड़ी देर बाद मुझे फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट जो है जूते की आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब पर्सनल लाइफ है वो भी मेरी होगी, ये एक मेरा डेटा है। अच्छा, दूसरा, एडवर्टीजमेंट बार बार आ रही है तो मेरे बिहेवियर को, मेरे परचेजिंग बिहेवियर को, हनुमान जी अपना बंद कर लिया करो माइक, बिहेवियर आवाज को डिस्टर्ब हो रही है अगर बहुत। सर्वे करके उसका डाटा बना करके एग्जैक्टली जो एआई है वो मुझे डिसाइड आती है कि आपको परचेज करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है कि ये सब जो डाटा है कलेक्शन हुआ, चाहे वो फेसबुक से कभी लीक हुआ हो, बेशक वो कोविड वैक्सीन वाली साइट से भी लीक हुआ हो गवर्नमेंट की, या आप आधार कार्ड की वेबसाइट से लीक हुआ हो, या कहा गया हो कि भाई आधार कार्ड से लीक हो जाएगा, है ना, ये बातें हमें कंसर्न्स में रिलेटेड थी, तो इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी उस कंपनी की बनती है जो इसको कलेक्ट कर रही है। अब जैसे गवर्नमेंट कोविन के लिए, कोवैक्सीन के लिए कलेक्ट कर रही थी मेरे पैन का, मेरे बैंक अकाउंट का, मेरे, अच्छा दूसरी चीज की, मैं जो हमसे पूछा जाता है कि आपका कितना परचेज हुआ इस साल, कितना नहीं हुआ, मुझे अपनी एएसआर रिपोर्ट देनी पड़ती है सभी को, उसका अकाउंट में चढ़ाया जाता है। ईआरपी हमारे जो आजकल एचआरएमएस के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर चढ़ाया जाता है कि मैंने क्या पब्लिश किया, क्या मेरा एक्टिविटीज रही, मुझे क्या प्रमोशन कैसे मिलेगी। अगर ये सब डाटा लीक होता है तो किसकी जिम्मेवारी है? इस जिम्मेवारी को तय करने के लिए भारत सरकार एक ड्राफ्ट लेकर के आई है, और उस ड्राफ्ट को आगे अगर कानून बनता है तो ये जिम्मेवारी की तय की जाएगी कि कौन कैसा किया जा रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी चीज, अब जिम्मेवारी के बाद आता है कि जी आप किसी कंसेंट के बिना किसी का डाटा ले नहीं सकते पर्सनल। तो कंसेंट तो जब भी मैं कोई ऐप इंस्टॉल करता हूं मुझसे पूछा जाता है कि आर यू एग्री विद दिस और डिसएग्री। आई ऑलवेज सेइंग कि ओके अलाउ, मेरे फोन नंबर अलाउ कर लो, मेरे फोटोज को अलाउ कर लो, एक्सेस कर लो, मेरे डॉक्यूमेंट्स को अलाउ कर लो, मेरे मोबाइल को ये चीज अलाउ कर लो। अगर मैं नहीं करता हूं तो वो मेरे लिए कोई काम का भी नहीं रहेगा वो ऐप, तो मुझे भी ये दिक्कत रहती है। अगर मान लो मैं फेसबुक को अलाउ ना करूं मेरा मोबाइल से फोन फोटोज को एक्सेस करने के लिए, तो मैं उसके ऊपर कोई फोटो नहीं अपलोड कर पाऊंगा मेरी गैलरी से। और अगर मैं उसको अलाउ करता हूँ एक्सेस करने के लिए, तो कोई अगर मैं मान लो पर्सनल फोटो खींचता हूँ, मेरे कहीं जाता हूँ वहां का फोटो खींचता हूँ, तो वो सभी फोटो उसके मेटा के हैं, फेसबुक के हैं, और उसको किसी तरह का भी सर्वे करवाए कि आदमी कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा इसमें ये रहेगा कि आप ठीक है, आप की अपनी मर्जी के बिना डाटा नहीं दे सकते, अपना किसी का नहीं ले सकते किसी की मर्जी के बिना, पर उतना ही जिम्मेवार वो इंसान भी है जो कह रहा है कि मैं दे रहा हूं। अब इस ड्राफ्ट में क्या कमी रहेगी कि आपने लिख तो दिया कि आपकी मर्जी के बिना नहीं लिया, आपने कहा था तभी लिया गया, ठीक है। जो डाटा कंपनी डाटा कलेक्ट कर रही है वो नहीं करेगी जी आपका एक्सेस, शेयर शेयर नहीं करेगी किसी से, लीक नहीं करेगी किसी से, उसकी जिम्मेवारी उसी की होगी, ये भी मैं मान लेता हूँ, ये भी ठीक है। इस ड्राफ्ट में लिख दिया गया है ये चीज कि मेरा पर्सनल डाटा है, मेरी मर्जी से जाएगा, जो कंपनी कलेक्ट कर रही है, चाहे वो सरकारी एजेंसी है चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी रहेगी, इसमें ड्राफ्ट में आ गया है। पर क्या ये जो चोरी छुपे डाटा चला जा रहा है और कहीं कलेक्शन हो रही है, उसका अगर कोई यूज मिसयूज करता है, उसके अंदर क्या कोई सजा का प्रावधान, या हम सजा दे सकते हैं उस तरह की कंपनी को? ये चीज इस बिल में आनी अनिवार्य रहनी चाहिए कि भाई हाँ क्या रहेगा। जिम्मेवारी ठीक है, जिम्मेवारी तो हो गई है, ओके,
पर उसके बाद क्या करेक्टिव एक्शन, क्या प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है? मेरे से पोटेंशियल नहीं हुई। डॉक्टर अनिल, दो सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक तो पेटीएम जो है वो चीन का है, उससे अपने ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ डेटा होते होंगे। दूसरा जो पेनल्टी है 500 करोड़ का कुछ इन्होंने इस ड्राफ्ट में डाला है, भाई 500 करोड़ रुपए कंपनी ऐसा कुछ करेगी तो 500 करोड़ रुपए उसको वो दंड भरना पड़ेगा। कई देशों में ज्यादा है, वो अभी रूपचंद जी जुड़ेंगे तो उनसे भी मैं जानकारी लूंगा। तो पेटीएम के मामले में आप क्या सोचते हैं कि पेटीएम वाला जो है, ये हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं, चीन का मामला है ये और ये बाहर की है, तो क्या इसमें हमें कोई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री के एड के साथ में पेटीएम का प्रचार हुआ था, तो यहाँ क्या सोचते हो आप? एक बात तो आपकी बिल्कुल सही आ गई कि भाई आप खुद डेटा को एक्सेस दे रहे हो, आपको आजा एक्सेस नहीं दें तो हम फंस जाते हैं कि वो ऐप ही नहीं चलता। आप एक्सेस दे बिना तो वो काम का नहीं, फोटो आई नहीं, वो नहीं आई, आधा अधूरा क्या दें। अब जैसे मैं अभी इसको खोल रहा था तो अभी इसमें कोई गूगल में भी कोई नई कोई फीचर जुड़ा होगा, तो मेरे वहां पे वो अर्णव ने कहा आप इस पे यस करो, तो मैंने यस किया, तो यस करना मेरी मजबूरी हो गई। आप मेरी मीटिंग में ही नहीं आ सकते थे, ऐसा लफड़ा था, तो मैंने फटाक से यस कर दिया। यस करके मैंने तो मेरा वो दे दिया पूरा कि भाई ये इतने लोग मेरे इसमें जुड़े हैं और ये लोग हैं, ये लोग ये बात कह रहे हैं। तो ये बात मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, ये सारे डेटा तो कोई कलेक्ट कर रहा है, गूगल कर रहा है कलेक्ट इस बात को, कौन कहाँ है, किस जगह है, ये सारी बातें हमारे सामने है। तो पेटीएम वगैरह इनसे भी हम ठगे जा सकते हैं क्या? इसके बारे में थोड़ी सी 1 मिनट के लिए कहें, फिर मैं रूपचंद जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ डॉक्टर अनिल, आप इसको। बात ठगे जाने की नहीं है कि भाई हम एक ठगा जाना पैसा ही नहीं होता है कि ठगा जाना, मैं पैसा मेरा चला गया तो मैं ठगा गया। मैंने किसी को पैसा दिया और वो इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, मैंने कोई परचेज क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, मेरी मर्जी के बिना जा रही है कि कैसे जा रही है। अब एक मैं आपको बताता हूँ कि किसी दोस्त ने एक अपना लाइफ कवर इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ रुपए का, और वो 20,000 के आसपास सालाना भरता था, और वो लगातार जैसे कार इंश्योरेंस रहता है वैसे भर रहा था। तो उसमें उसने क्लेम किया कि ही इज नॉन स्मोकर और नॉन ड्रिंकर, अल्कोहल और स्मोक नहीं कंज्यूम करता है। तो जब वो एक्सपायर हुआ और उसके क्लेम के लिए गया तो ये जो डाटा था उसका इस तरह की आय इस तरह से, तो उसके पास कंपनी के पास था कि जी आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, आपने यहाँ से ये परचेज किया है, आपके ये बिल्स हैं, चाहे वो साल में 2 बार 3 बार जब के भी रहे हों, कि आपने यहाँ से अल्कोहल लिया है, आपने ये किया है। तो ये जो चीजें आपने हैं, आपने लिखा हुआ था कि आप तो नॉन ड्रिंकर हैं, आपने परचेज किया, तो ठीक है, उसने परचेज किसी पार्टी के लिए किया होगा, कहीं और किसी और के लिए किया होगा, बट वो तो आदमी तो चला गया अब, है ना, अब उसका क्लेम नहीं मिलेगा उस चीज को। तो ये पर्सनल जो डाटा था वो रादर देन की दिस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, मान लो मेरा फैमिली आधार आई कार्ड में फैमिली कार्ड लिया गया, परिवार पहचान पत्र में पूछा गया कि भाई आपकी जमीनें हैं, अभी तो जस्ट पूछा गया है, थोड़े दिन बाद उसके साथ फर्द भी कनेक्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद और खतरनाक काम होगा, वो चीजें देखेंगे। तो फैमिली आधार कार्ड में पूछा गया कि आपके पास जमीन है, आय कितनी है, भाई मेरे आईटीआर के हिसाब से मेरा पैन कार्ड भी उसके साथ अटैच हो गया, वोटर कार्ड भी अटैच हो गया, और मेरा आधार कार्ड भी अटैच हो गया, तो आय अपने आप ही उसमें फैमिली की कलेक्टिव आय आ गई 4-5 लोगों की। अब अगर बुढ़ापा पेंशन बनी है किसी की, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो क्योंकि फैमिली की जो आय है वो 1,80,000 से ज्यादा जा रही है, तो बुढ़ापा पेंशन कट गई लोगों की। बुढ़ापा पेंशन कट गई, दूसरा की जो किसान सम्मान निधि मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई, उल्टा उनसे रिकवरी आई कि भाई आप रिकवरी देंगे। तो ये जो सब गड़बड़ जाला है, ये तो सरकार अभी अपने लिए कर रही है और कंपनियां अपने लिए कर रही हैं कि क्लेम ना देना पड़े। ये जो चीज है, ये खतरनाक चीज, उस पैसे से अगर मान लो मैं 200, 400, 500, 1000, 2000 मेरे बैंक अकाउंट यूपीआई से उड़ जाएं, उससे बड़ी खतरनाक चीज है कंपनी ऐसे करेंगी नहीं कि हम उनको दे रहे हैं उससे ज्यादा कमाई है, इसकी बजाय कि वो 400-500 रुपए हमारी ट्रांजैक्शन से उड़ा लें उससे। अगर
एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैं आज कल परचेज करने गया कहीं से कुछ, उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। अब वो कोई स्कीम आती है, डिस्काउंट आता है, मेरे मोबाइल पर देता है, उसी ने वो डाटा, वो इस आदमी का ये मोबाइल नंबर है, ये इस शहर में रहते हैं, ये इस यहाँ रहते हैं, वो किसी और को बेच दिया। 2 रुपए का एक मोबाइल नंबर बिकता है, जैसे उसने बताया मुझे। अगर उसके पास 1000 मोबाइल नंबर इकट्ठे हुए तो 2000 रुपए उसके बिना बात किया करके आगे। मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी कि मैं इससे परचेज किया था मैंने यहाँ से। अच्छा, वो फिर कुछ दूसरी कंपनियां भी, कोई लोन, पर्सनल लोन वाली कंपनी है, कोई और दूसरी कंपनीज हैं, वो मुझे फोन करते रहते हैं। मेरी प्राइवेसी पर दिक्कत है, दोपहर में रहा होता हूँ तब भी मेरे पास फोन आ जाता है, ये लीजिए जी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी दिक्कत की बातें हैं, और इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये इस ड्राफ्ट में कवर नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर अनिल, आपने बहुत ही सही जानकारी दी कि ये जो भी बना है कंपनियों के लिए बना है या गवर्नमेंट अपनी खाल बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ड्राफ्ट तो आ गया, लेकिन कंज्यूमर जो है उसके कोई हितकारी नहीं है। रूपचंद जी, आपने ये इसको ड्राफ्ट भेजा, मैंने, आपने पढ़ा भी है, कुछ पाकिस्तान का भी पढ़ा हो तो उनका भी है, कुछ ब्यौरा दें। रूपचंद जी, आप अपना बात रखें। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आवाज आ रही। हाँ, आवाज आ रही। हाँ, सबको नमस्कार। और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, पहले तो नेट की प्रॉब्लम थी। आधी बात सुनिए, मगर कुछ बातें जो है मैं वो उसमें से आधा जो मैंने पढ़ा, क्योंकि अपनी आदत लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने की आदत कम है, अपनी आदत ज्यादा न्यूज पेपर देखने की है। तो उसमें 2-3 बातें हैं जो इसमें जो क्वेश्चन मार्क लाती हैं। एक बात तो ये है कि इन्होंने लिखा हुआ ये है कि जब कोई इंडिविजुअल चाहेगा तभी वो डाटा लेगा। दूसरा वाला जो है डाटा प्रोसेसर, या जिसको फिडसी बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमने वैक्सीन जो है वो किसी के लिए मैंडेटरी नहीं की है, एक बात। और जब आप रेलवे की टिकट लेने जाते हो और रेलवे से उतरते हो तो आपको वो उसका वो वैक्सीन का वो सर्टिफिकेट देखते थे आपको। एयर टिकट आपको बगैर वैक्सीन इंजेक्शन के मिल नहीं सकती। तो ये जो बेईमानी है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि नॉन मैंडेटरी थी, लोगों ने वॉलंटरी लगवाया है, और रेलवे और जहां जिसने बाई एयर जाना हो या जिसने और कोई काम, उनके लिए लाजमी है कि उनके पास वो सर्टिफिकेट हो कि 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, तब वो रेलवे चढ़ सकता है, तब वो रेलवे टिकट जा सकता है, तब वो बाई एयर जा सकता है, तब वो बाई एयर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव है ये स्टार्ट से ही बेईमानी पर आधारित है। एक बात। अब चूंकि सारी दुनिया जो है कंपनियों को जो काम अपना वो कंपनियों की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सर्विस के लिए कि उनका बिजनेस इंडिया में कैसे स्मूथ हो, उसके लिए डाटा कलेक्शन का प्रोजेक्ट इनके लिए आया है। और डाटा प्रोजेक्ट में इन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय उसका जिम्मेदार बना दिया कंपनियों को, और ऊपर उसने जुर्माना लगा दिया है कि अगर गलती की तो ये होगा वो। ला मुझे एक अच्छा याद आता है कुरान का, कि कुरान में एक कहते हैं ब्लड मनी होता है कि अगर आपने किसी के आदमी को मार दिया और आपका बरादरी बैठ के फैसला कहते कि इसको आप 5 लाख रुपया दे दो, तो गवर्नमेंट ऑफ जो वहां की स्टेट कंट्री की गवर्नमेंट या वो अदालत जो है वो आपको ट्रायल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ब्लड मनी के जरिए फैसला हो गया है। ऐसे ही कंपनियों का, एक कंपनियां जितना डाटा है, जितना जुर्माना लगा है, उससे ज्यादा महंगा डाटा मल्टीनेशनल कंपनियों को देंगी और पैसे कमा करके यदि जुर्माना भर देंगी। उनके बिजनेस को स्मूथ करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। एक बात। उसमें 2-3 पॉइंट और देखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डाटा से लीकेज से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में समस्या आ सकती है कि आप डाटा कंपनी को कह करके कोई जो कम्युनिटी आपके खिलाफ खड़ी है उसमें से कम कोई 1/3 या 30% या 50% वोट आप आगे पीछे करवा दो, आप स्क्रैप करवा दो, ना रहेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे ना, तो दूसरी पार्टी जो है वो जीत जाती है। इसका मतलब कि जो डाटा
जो बिल आया है ये इलेक्शन में भी दखलंदाजी देगा। और एक किस्सा और है ये जो अपना जो लड़का अभी जहाँ रोजा बिल्सन जो गिरफ्तार हुआ है इसमें अर्बन नक्सल में, उसके लैपटॉप में एक माल बिल डलवाया गया है, प्लांट किया गया है, और वो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने प्रूव कर दिया है कि ये मोदी को मारना चाहता था, तो उसके बारे में ये प्लांटेड है, प्लांटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्लांटेड है, प्राइवेट कंपनी से प्लांट करवाया गया। अगर इस किस्म के सिक्योरिटी डेंजर किसी को भी करके आप पनिशमेंट कर सकते हो। और तीसरा ये है कि जहां पब्लिक ऑर्डर हो, तो जब भी कोई आदमी, अभी एक हाई कोर्ट के 2 डायरेक्शन आई है, अभी एक कि हाई कोर्ट ने ये कहा है किसी ट्यूटर को कि आप ये क्यों पढ़ाते हो कि बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में जानने और उसको क्रिटिसाइज करें। जब सुप्रीम कोर्ट की, जैसा हाई कोर्ट की ये अप्रोच है कि चिल्ड्रन शुड नॉट लर्न अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, चिल्ड्रन शुड नॉट क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब यह है कि हम वहां खड़े हैं जहां मिट्टी के एक बुत की तरह कर दिया जाएगा। उस पोजीशन के लिए समाधान ये बनता है वर्ल्ड में कि गवर्नमेंट जो मर्जी कानून ले आए। अभी एक आपको जानकारी होगी इंफॉर्मेशन के लिए कि अमेरिका में जो पाइपलाइन तेल की सप्लाई वो बंद कर दी थी किसी ने हैक करके वहां का सिस्टम, और फिर वहां बात चली तो उन्होंने को पैसे लिए और फिर जा करके वो, अगर अमेरिका जैसे कंट्री की ऑयल सप्लाई को कोई हैकिंग करके कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी डाटा वाला चक्कर जो है वो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। इसलिए इसका नया अल्टरनेटिव जो हमने सोचा है, जो हम देते हैं लोगों में, कहते हैं कि वो है कि सर्विलेंस ऑफ ऑल एंड सर्विलेंस बाय ऑल, कि मुझे जानकारी हो कि मेरा प्रधानमंत्री आज क्या कर रहा है, 24 आवर की जानकारी चाहिए मुझे, मेरी मिनिस्ट्री क्या कर रही है मुझे जानकारी, क्योंकि मेरे पैसे में जिंदा है, और हमारी जानकारी उनको हो जाए। ये इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जाए कि कोई आदमी किसी से वो छुपा नहीं सके, जो ट्रुथ है सो ट्रुथ है, एक्सेप्ट वो बायोलॉजिकल प्राइवेट लाइफ जिसमें किसी की नीड नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो डेकोरम एक बनना चाहिए ताकि सर्विलेंस बाय ऑल, सर्विलेंस फॉर ऑल, सबका सर्विलेंस हो और सब उसको कर सके, तब जाकर के ये बातें जो है वो रुकेंगी कि कौन सा कंट्री में डेकोरम बने। अगर प्रधानमंत्री चाहता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ में जानकारी हो, तो हम भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानकारी हो। वो एक लिमिट तब डिसाइड होगी अगर ये एजेंडा पब्लिक में कंपेन चले कि डाटा का यूज कैसे किया जाए, तब जाकर के स्टैंड आगे बनेगा। धन्यवाद। चलो, एक जोधपुर से आशीष व्यास जुड़े हुए हैं जो डेटा कंपनी में काम कर चुके हैं, लेट जुड़े हैं। इसके पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं आशीष से पहले, कि अभी इंडिया का IPEFAC नाम से अमेरिका ने, बाइडेन ने भारत को कहा कि आप इस पे साइन करो, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना। उसका मकसद ये था कि चीन का जो व्यापार है उसको थोड़ा कंट्रोल में लेना, इस बात के लिए इंडो पैसिफिक बना। तो भारत ने 4 पिलर पे ये था, तो 4 में से 3 पिलर पे तो साइन कर दिए, एक पिलर पे इन्होंने मना कर दिया। वो पिलर ये था कि ट्रेड का पिलर था। वो ट्रेड में इन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग जो है, एक तो ये डिजिटल का जो कंसेप्ट है, इस मामले में हमारे पास बहुत बड़ी वर्कफोर्स है और इसलिए हम इस पे साइन नहीं करेंगे। डिजिटल का एक एनवायरमेंट का था जो किसानों के इस पर था। तो डिजिटल वाले में मैं ये सोच रहा था कि ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मामले में इन्होंने साइन नहीं किए और 40% GDP दुनिया की है वो उसके अंदर कंट्रोल हो रही है, यानी इंडो यानी भारतीय उपमहाद्वीप और पैसिफिक के जितने देश हैं वो, और 7 देश एशियान के हैं, क्वाड के देश हैं, ये मिलके बाइडेन की लाइन में ये बढ़े। जो पहले चीन ने किया था RCEP के नाम पे, क्या वो चलो व्यापार करते हैं सब, उसके अंदर ये एशियान वगैरह देश लिए, तो चीन वाले में हमने साइन नहीं किए। अब चीन वाले पे साइन किए नहीं, अमेरिका वाले में आधे अधूरे साइन किए। तो यहां पे करने के पीछे यही था कि एक जो हमारा ट्रेड था, तो
ट्रेड के मामले में हमने कहा कि भाई नहीं, ये डिजिटल वाला मामला हमारे अभी बिल बना नहीं है, ये बन जाएगा तो हम सोचेंगे। तो ये बिल आया हुआ है और इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया इस पे अमेरिका के साथ में इस ट्रेड में साइन करेगा यदि ये बिल में कुछ बात आती है तो, क्योंकि अभी हम बहुत ही एक्सपर्टीज टीम के साथ अटैच नहीं है। संसद में आया का तो ड्राफ्ट का हो सकता है डिस्कशन हो, नहीं हो तो ड्राफ्ट में ये भी हो सकता है संसद कहते कोई दिसंबर तक का कोई शायद ये है कि इनको पब्लिक से भी कमेंट लें। काफी कुछ कमेंट आ चुके हैं, ड्राफ्ट बन चुका है। तो अब आशीष अपनी बात को रखो कि ये डेटा का जो गोरख धंधा है और इसमें यूथ बहुत इन्वॉल्व है, आप लोग यंग लोग इसी बात पे लगे हुए हो, तो क्या कहां जाके टिकेगी? ये जो बना है ड्राफ्ट, इसमें तो सबका व्यू यही है कि भाई आप अपनी एक्सेस दे रहे हो और आपके पल्ले झाड़दीर, कंपनियों के पल्ले झाड़दीर, गवर्नमेंट ने अपनी खाल बचाने के लिए अपने तरीके से इसको ड्राफ्ट को बनाया है। 500 करोड़ का जूत लगा के कंपनी के ऊपर कर दो, और जिस आदमी ने भी, अनिल जी ने जैसा कहा कि आपने एक्सेस खुद ने दी तो आप भुगतो। बच्चों के मामले में इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों के माँ बाप जिम्मेदार होंगे। इस तरीके से डेटा का हमारे तो कोई बस में है नहीं, हमें तो डेटा देने ही पड़ेंगे और ले लिए, देने क्या पड़ेंगे, अब डेटा है ही नहीं कुछ, जो जमीन के दे दिए, वो दे दिए, इनकम के दे दिए, सारे कुछ दे दिए। ये सारे डेटा आ चुके हैं, सरकार के पास है। अब वो एनआईए के तहत किसके, वो कह दे कि किसके क्यों लिए, उसके लिए इन्होंने इसमें लिख दिया कि भाई हमें इसकी जरूरत थी, ये बदमाश आदमी था इसके, तो वो भी इसमें एक्ट में डाल दिया। तो आशीष भाई रखो कुछ बात अपने व्यू से, आप डेटा में काम कर चुके हैं तो क्या इसमें सोचते हैं आप? देखो, सबसे पहले मोटा मोटी बात यह है कि हम घर के बेडरूम में बैठे हैं और सड़क पे खड़े हैं, ये दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो हम घर के बेडरूम में बैठे हैं तब तक हमारी प्राइवेसी है, हम एक प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं, और जब सड़क पे खड़े हैं तो वो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं। वहां कोई भी गाड़ी आएगी, टक्कर भी मार सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सब ध्यान रखना पड़ता है। ये मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति जैसे हुई है ना, तो वो सड़क आ गई है हमारे बेडरूम में। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर आप किसी एक्ट को ये कहते हो ना डेटा प्राइवेसी एक्ट है, तो सबसे पहला ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि आज की डेट में किसी का डेटा प्राइवेट है ही नहीं, सारा डेटा पब्लिक है। खुली बात है, आपकी निजी जिंदगी के जितनी भी चीजें मोबाइल पे कनेक्ट हो गई है वो सारी पब्लिक डोमेन में है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। तो हम, बात ये है ही नहीं कि डेटा को प्राइवेट रखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया का जो मार्केट है ना, इंडिया के डेटा की वैल्यू है। इंडिया की डेटा की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में, एसएमएस वगैरह इंडस्ट्री में था, तो ये अनऑथराइज तरीके से हम लोग भी डेटा खरीदते थे। ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड ना हो तो मैं बता दूं। और सब चीजें ये होती है, और मेल जाती थी कि हमारे पास इतना डेटा है, इतना इस एरिया का डेटा है, इसके सेगमेंट का डेटा है, वो सब होती है। डेटा की खरीद करो कि एक नॉर्मल बात हो चुकी है, ये फैक्ट है। तो डेटा किसी का प्राइवेट है ही नहीं, डेटा का किसी का सिक्योर है ही नहीं। इंडियन मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, हर कंपनी चाहती है कि इंडिया के डेटा हमारे पास हो, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को लेकर इन्फ्लुएंस कर सकें। अब वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, और प्रोडक्ट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने मार्केटिंग के लिए, अपने कैंपेन के लिए कैसे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करे, उसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का डेटा हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब लड़ाई इस बात की है कि उस डेटा पे कंट्रोल किसका हो। पब्लिक का खुद का तो कंट्रोल है नहीं, पब्लिक ने तो सबको अलाउ कर दिया। हमने जितनी ऐप डाउनलोड की है, हमने अपना डेटा शेयर किया है मार्केट के अंदर, वो डेटा अलग अलग कंपनियों के पास चला गया है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2011-12 की समथिंग बात है, जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था, तो व्हाट्सएप ने 45 या 49 रुपीज चार्जेस रखा था अपनी ऐप को इंस्टॉल करके एक्टिव करने के लिए। उसके बाद उसने फ्री कर दिया। व्हाट्सएप कमाता कैसा है? आज की डेट में व्हाट्सएप के पास लोगों का जितना डेटा है ना, इतना दुनिया में किसी भी कंपनी के पास वो डेटा नहीं है, और वो डेटा यूजफुल है, वो डेटा प्रीशियस है, उस डेटा की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लोग पे करते हैं उस डेटा के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां पे करती है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब इसको पे करते हैं। तो डेटा का खेल बहुत बड़ा खेल है इंटरनेशनल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, और इवन दो अगर हम इंडियन मार्केट में भी देखें तो पॉलिटिकल लेवल पे भी एक बहुत बड़ा खेल है इसका। तो डेटा की वैल्यू है,
बस खेल ये है कि डेटा का कंट्रोल किसके पास रहेगा, इंडियन डेटा का, हमारे पास तो है नहीं। तो मैंने थोड़ा बहुत इस एक्ट को पढ़ा जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा भाई हम इजाजत देंगे इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों को आप डेटा है जो वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या डेटा सेंटर उस जगह पे खोल सकते हैं। डेटा सेंटर दूसरी जगह पे खोलने का मतलब डेटा ट्रांसफर करना, खुला खुली बात है, डेटा की अनऑथराइज तरीके से खरीद फरोख्त करना। तो इंडियन डेटा को कौन कितने रुपए में कैसे उसको मैनिपुलेट करेगा, कैसे उसकी वैल्यू तय करेगा, कैसे उससे खरीदेगा, कैसे अपना फायदा उठाएगा, ये सारा खेल इस चीज का है। अब उसके लिए आप अमेरिकन कंपनियों के आगे घुटने टेक सकते हो, आप चाहो तो दूसरी कंपनियों के कंट्री के आगे घुटने सकते हो, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खेल होता है। तो ये सारा खेल जो है मेरे हिसाब से सिर्फ इंडियन मार्केट पे कितनी कंपनियां कब्जा करेगी और इस डेटा को किसे अपने कंट्रोल में लेगी, इसका खेल है। बाकी अगर ये सोच लो डेटा प्रोटेक्शन है, ये भूल जाओ। डेटा प्रोटेक्शन अगर आपको करना है इंटरनेट से कट ऑफ हो जाओ, मोबाइल छोड़ दो, लैंडलाइन पकड़ लो, उसमें भी बहुत कम रूप से आपके डेटा कंट्रोल नहीं होंगे। इस बात को क्लियर कर लो। तो हम कर क्या सकते हैं, हम कर सकते हैं कि अवेयरनेस, आप अपने मोबाइल को कितने अच्छे तरीके से यूज करते हो, कितने एजुकेटेड तरीके से यूज करते हो, किस तरह से कम इन्फ्लुएंस होते हो और मेंटली प्रिपेयर रहते हो, ये खेल है। तो मोबाइल क्रांति तो लानी अलग बात है, लेकिन मोबाइल की अवेयरनेस लाने का कैंपेन चलाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मैं आशीष मैं यहाँ इंटरवेन कर रहा हूँ। डॉक्टर अनिल ने ये बात उठाई कि किसी ऐप को, मोबाइल को यूज करें, किसी ऐप को करें तो वो मांगता है कि क्या इसमें आप, वो नहीं हो तो मतलब ही नहीं, उस फोटो ही नहीं खींचती। भाई आप किसी ऐप को पूरा ऐप यूज नहीं कर पाओ तो उस ऐप से हम करें क्या? भाई जैसे मेरे को आपने सुबह एक बात बताई एक दिन के, हनुमान जी आप खेती करके कमाते हो और मैं डेटा से कमाता हूं, और जीवन में मैंने डेटा ऑफ द रिकॉर्ड बात यह है कि मैंने जीवन में डेटा ले लेके कमाया है, इधर से कबाड़ के इधर कमाया है। तो आपकी खेती है डेटा, मेरी खेती ये खेती है। अब इसके अंदर ये है कि हम करें कैसे, जब किसी ऐप को हम यूज करना चाहें, वो ऐप कह रहा है कि इसमें आप एक्सेस, तो हमने यस कर दिया, फिर जो एक्सेस तो यस हो गया, तो इसमें कैसे अवेयर है कोई आदमी? अवेयर कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज हो सकती है कि क्या होता है कि जैसे हम जिस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो 3 तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, विंडोज प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है और एप्पल का अपना एक प्लेटफॉर्म है। तो जैसे सबसे ज्यादा अमेरिकन कंपनी है एप्पल, अमेरिका में सबसे ज्यादा एप्पल यूज आता है। एप्पल कंपनी के अंदर जो डेटा सेंटर के अंदर डेटा स्टोर होता है वो इंक्रिप्टेड डेटा होता है, वो शेयर नहीं होता लोगों के साथ। सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म जो है वो एप्पल का प्लेटफॉर्म है। आज एप्पल के मोबाइल जितने भी लोग यूज कर रहे हैं ना, उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट भी प्रॉपर फिर आशीष में फिर रोक रहा हूं। एप्पल के प्लेटफॉर्म से रूपचंद जी ने ये कहा कि वो तेल वाली वो हैक हो गई, मतलब अमेरिका जैसी कंपनी का डेटा हैक होकर के और तेल की लाइन का डेटा हैक हो गया। अब बताओ कैसे करें, कैसे जिए ये दुनिया? देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, डिजिटल मीन्स हैकेबल। अगर डिजिटल है तो वो हैकेबल है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म डिजिटल होगा वो हैकेबल तो होगा, लेकिन एंटी हैकिंग और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उसको रेगुलर अपडेट भी करने पड़ते हैं, उसके अंदर रेगुलर वर्किंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे डेटा को लेकर कोई कंपनियां बहुत सारा हमारे साथ कोई बहुत मिसयूज कर लेगी, बहुत हमारा कबाड़ा कर देगी। उनका टारगेट होता है हमें इन्फ्लुएंस करना। इंडियन डेटा की केवल वैल्यू ये है कि उससे बहुत बड़ा मार्केट है और कॉर्पोरेट कंपनियां अपना एड, अपना इन्फ्लुएंसेस डेवलप करती है, अपना माल बेचती है, मोटा मोटी खेल यही है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आप एप्पल की मैंने बात इसलिए की क्योंकि एप्पल सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म है अभी तक का कंपैरेटिवली तीनों प्लेटफॉर्म के मुकाबले में, ठीक है ना। तो एप्पल सबसे ज्यादा सिक्योर है, इसी सी बात है। डिजिटल है तो हैकेबल तो है ही है वो, लेकिन एप्पल सिक्योर है। तो दूसरी कंपनियों को भी आप फोर्सली करना चाहिए, जैसे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है या दूसरी है, तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे ये फोर्स करना पड़ेगा कि आप अपना जो डेटा है उसको कितना सिक्योर सिस्टम, आप डेटा सेंटर को कितना सिक्योर मेंटेन करते हो, आपका सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, तो ये दबाव आपको डालना पड़ेगा। बाकी आप ये सोचो कि आपका डेटा लीक नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट खुद भी लीक करेगी अपने राष्ट्र हित में। एक वर्ड आई, राष्ट्र हित में व्यक्तिगत हित कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर अमेरिका ये कहेगी कि इंडियन मार्केट पे मेरी कंपनी इन्फ्लुएंस करने के लिए आपका डेटा मेरे साथ शेयर करो, तो गवर्नमेंट करेगी, यानी राष्ट्र हित में वो व्यक्तिगत हित को कॉम्प्रोमाइज कर देगी। ये तो इसने कही है ना लाइन इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डेटा का कंट्रोल गवर्नमेंट या कुछ कंपनी अपने हाथ में रखना चाहती है कि आपको वो कैसे हाकेंगे
वो छड़ी हमारे पास रहेगी। खेल सारा ये है। नहीं, एक मैं यहाँ एक इंटरवेन कर रहा हूँ आशीष आपको। गवर्नमेंट के एप्पल के प्लेटफॉर्म पर पूरी गवर्नमेंट के डेटा हैक हो गए, ऐसी न्यूज मैंने पढ़ी। एक पूरी सरकार के पूरे डेटा हैकर ने हैक कर लिए और हैकर ने अपना धन लेकर के और पीछा कटा लिया। उसमें कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर फंस गए होंगे या कोई कंपनी बीच में आई होगी या जांच का विषय बन गया होगा। ये मायना नहीं है। मायना ये है कि एक मार्केट के अंदर एक डेटा का काम कर रहा है, उसका माल चोरने के लिए हैकर तैयार है, पूरा का पूरा माल लेके जा रहे हैं वो हैकर। तो ऐसा ये नेटवर्किंग जो सिस्टम खड़ा हुआ है, इसके अंदर चाइना जो है गूगल से परे है, अमेरिका एप्पल पे कर रहा है, हम कुछ अलग एक अपनी वो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर अनिल ने जो सवाल खड़ा किया वो हर वक्त है कि भाई जिस ऐप को यूज नहीं कर पाए उस ऐप पे क्या करें, एलाउ बस। तो हम कौन से इस पे कैसे कहाँ जाए? मतलब सरकार ने तो बना दिया, जैसे रूपचंद जी ने कहा, सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया। आपको एक चीज क्लियर करूं कि ऐसा नहीं है कि चाइना की जो पब्लिक है उनका डेटा सिक्योर्ड है। चाइना के अंदर जो उसका सर्च इंजन और उसका सारा सेटअप है वो चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनियों के साथ है। तो वो डेटा तो लीक होता है लेकिन वो चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। मेन बात ये है। तो ऐसा नहीं है डॉक्टर अनिल, मैं तुमको रोक कर डॉक्टर अनिल को ले रहा हूँ। डॉक्टर अनिल, ये जो बात अपने बीच में डिस्कशन हुआ उसमें आप क्या सोचते हैं? ये जो बात आई कि भाई ये तो होगा तो काहे का ड्राफ्ट है, किस बात के दुख है? ये बात आशीष जी ने बहुत सही कही। और ये बात जो रूप जी कह रहे थे, देखिए इन्होंने आशीष जी सबसे पहले बात क्या कही कि आपका डाटा चोरी हो चुका है, आपका डाटा पर्सनल नहीं है कुछ भी। आप जो है मोबाइल क्रांति से पर्सनल लाइफ से पब्लिक लाइफ में आ गए हैं। इसको कैसे यूज करेगी कोई कंपनी, आपके मूड को आपके कैसे यूज करेगी? वो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल कंपनी भी हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट सेल करने वाली भी कंपनी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और यही बात जो रूपचंद जी ने कही थी कि भाई अगर इस तरह के वोटर्स को अगर स्विंग भी करना पड़े तो भी आपका जो डाटा है उसको यूज करके पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर ये चीजें देखी जा सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए रूपचंद जी ने एक उदाहरण दिया कि कोई कम्युनिटी पर्टिकुलर, चाहे वैसे कोई एम्प्लॉयज हो चाहे किसान हो, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उस सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है, उसमें से कैसे 10 लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, 10% लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है। वो पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं। तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जो चाइना का, एप्पल का या किसी चीज का वो डाटा है, वो देखो डाटा तो सिक्योर पेंटागन का भी नहीं रहा है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का जो डाटा है सिक्योर है और हमारा जो डाटा है वो इनसिक्योर है, या हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर लेंगे तो हमारा सिक्योर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ प्राइवेट पब्लिक में हो चुका है। उसका मिसयूज कोई करता है, उस चीज के लिए ये ड्राफ्ट लेके आया गया है कि somebody if using that data किसी और तरीके से, तो उसकी जिम्मेवारी उस कंपनी की होगी जो डाटा प्रोवाइड करेगी। या अच्छा, दूसरी कंपनी ये कहेगी कि भाई हाँ हमने तो कहा था कि इनको अलाउ करने के लिए, इन्होंने क्यों किया अलाउ? वो कंपनी की स्किन सेविंग अपनी है। अब जैसे व्हाट्सएप के पास इतना डाटा है, व्हाट्सएप हमें समाज सेवा तो कर नहीं रहा कि हमारे मैसेजेस इधर से उधर कर रहा है, वो सिर्फ डाटा सेव ही कर रहा है अपने पास, और उस डाटा को यूज करके ही वो काम अपनी कमाई कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहा है। वैसे ही जो अर्नव जी ने, फूल कुमार जी ने, रूपचंद जी ने और आशीष जी ने भी कहा कि उसका एक मीनिंग है उस डाटा का, वो आपको कैसे यूज करना है, वो जो परचेज करती है कंपनी उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप कहो कि भाई जो डाटा सेव करना ये सेंध नहीं लगा सकते हैं, कैसे बचाएं, किस तरह से बचाएं, तो वो मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप अपने कुछ एंटी ऐसे कर, फिर तो बस डाटा से वैसे ही हो सकता है कि आप एक बैलगाड़ी लेके खेत में जाया करें, वहां अपनी चाय वगैरह पी के बैलगाड़ी से शाम को घर आ जाया करें, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, अपना मजे से रहें, बस वही प्राइवेट लाइफ रह जाती है। हाँ, रूपचंद जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए, फिर मैं फूल कुमार जी को ले लेता हूँ। हाँ
हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं अनिल जी की बात को सपोर्ट करता हूँ इस बात पे कि आपके सामने एक 21वीं सदी में एग्जाम्पल है 21st सेंचुरी में कि अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया है और उसकी सारी आर्मी भाग के चली गई है पिछली बार, और उसने इसलिए भगाया जब भागने के काबिल हुआ कि अफगान सोसाइटीज बहुत बैलगाड़ी वाली है, जो अनिल जी ने कहा। बस एक बात तो ये आ गई कि अगर आपने इस दुनिया का मुकाबला करना है जैसे आप करना चाहते हो तो उस ट्रैक पर आओ, जैसे अनिल जी कह रहे हैं। एक बात तो ये है जैसे अफगानिस्तान वालों ने किया है, अनिल जी का प्रपोजल है। एक बात, अगर आपने इसका नए ढंग से कहना, जो मैं सोचता हूं कि अगर मेरी प्राइवेसी सब जानते हैं तो फिर हम अपने जो रूलर हैं या कंपनी उनकी प्राइवेसी क्यों ना जाने, ये तो बता दो हमें यार। फिर वर्ल्ड में कोई मीटिंग जो थिंक टैंक सीक्रेट करते हैं या हैंडवर्क करता है दूसरा करता है, कोई सीक्रेट नहीं होगी। एवरीथिंग विच शुड बी ओपन, और हर आदमी जहां चाहे वहां सर्च कर सके, ताकि जो बिडेन क्या कर रहा है हमें पता होना चाहिए, ट्रंप क्या कर रहा है हमें पता होना चाहिए। अगर उनको हमारी जानकारी चाहिए तो हमें भी अपने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की जानकारी चाहिए, क्या क्या गोल खिलाते हैं, क्या क्या किया है। तो तब जाकर के ये बात इस बात पर हाल्ट होगी। जैसे एक पुरानी कहावत भी है कि जब लोग झुग्गियों में रहते थे उनकी प्राइवेसी कम थी, और जो राजे महाराजे जागीरदार थे उनकी तकरीबन दीवारें जो है बहुत ऊंची ऊंची के अंदर क्या कर रहे हैं, ताकि कॉमन मैन को पता ना लगे। इसका मतलब वो जो इग्नोरेंस है जिसको आजकल हमने लीगलाइज कर दिया है, वो है वो तो सीक्रेसी है या ऑफिस सीक्रेट एक्ट है, कंपनी लॉ है कि कंपनी जो बताएगी वो है। आप कंपनी ने पूछ नहीं सकते तुम्हारी इनकम क्या है, तुमने पानी क्यों खराब। बिल्कुल वो जो कंपार्टमेंट रिलेशन हमने कर दी है विशेष अधिकार की, वो प्रॉब्लम है जाके खड़ी हो रही है। उस प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए हम सबको इस बात पर है, हम तो है नंगे भाई, अब तुम भी नंगे हो जाओ हमारे सामने ताकि पता लगे तुम हो क्या। और कोई रास्ता नहीं बचा आपके सामने पब्लिक ओपिनियन बनाने में कि अगर हमारा डाटा नहीं रूपचंद जी, मैं इस बात पे आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी, व्हाट मीन बाय दैट। सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिया सरकार को कि प्राइवेसी का अधिकार है हर किसी को। तो या तो वो अनिल जी वाली बात है, बैलगाड़ी फोन फेंक के, आशीष कह रहा फेंक के आप अल्लाह आ जाओ अपने बेडरूम में। एक मेथड तो ये फोन चलाएं तो हमारे जी का जंजाल इंटरनेट को टच करते ये हो गया। तो जब राइट टू प्राइवेसी को डेफिनेशन क्या हुई सुप्रीम कोर्ट के, इसके मायने क्या हुआ? सरकार 6 साल से लग रही है कि राइट टू प्राइवेसी इस आदमी की कैसे इसको अधिकार दें। मेरे डेटा कहां है ये मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने शौक में व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, गूगल मीट की, ट्विटर पे मैं मौजूद रहता हूं पिछले 8 साल से। इसी में डेटा, मेरे डेटा पूरे के पूरे पता नहीं किन किन के पास है, आई डोंट नो। अब मेरी प्राइवेसी का मायने क्या हुआ? मेरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का मायने क्या हुआ? एक बना देगा ये फंसाने के लिए किसी को, भाई ठीक है बना दो, उसने कह दिया एक बना दो छोटा मोटा। जब हम सड़क पे ही हैं, जब हमारे डेटा सारे ही आउट हैं, तो अब ये कानून क्या है? कोई कंपनी किसी को दे कैसे ही देता रहे। हाँ, मैं विदेश जी फूल कुमार जी को ले लूं, फिर मैं आपको ले लूं, आपका हैंड रेज है। फूल कुमार जी, आप क्या सोचते हैं फ्रांस के कंपेरिजन में, आपके माइंडसेट में क्या? फिर मैं विदेश जी आपको ले रहा हूं। हाँ फूल कुमार जी, जैसे अभी अनिल जी ने एग्जांपल दिया ना कि एक इंश्योरेंस क्लेमर था जो डेथ हो गई और उसने डिक्लेयर किया था कि वो ना दारू पीता ना वो स्मोकिंग करता, और बाद में उसके डाटा के रिकॉर्ड से कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह से पता लगा कि उसने वाइन परचेज करी थी एटसेट्रा की। ओवरऑल बात क्या है सर, देखो मोटी मोटी बात इस डिस्कशन में आ भी गई कि डाटा तो आपका लिया ही जाएगा। जब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था तब जो कंपनियां होती थी घर घर एजेंट भेज के सर्वे करवाती थी कि भाई आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, अपने प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेती थी। अब वो प्लेटफॉर्म चेंज होकर के सोशल मीडिया पे आ गया है, जिसके लिए कंपनियों को वो जो लेबर थी घर घर लोगों को भेजने की, वो उनकी खत्म हो गई है। तो डाटा तो आपका लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसके बिना इनकी कंज्यूमर मार्केट का ये तो प्रिंसिपल है कि रिसर्च स्टैंडर्ड रहती है। ये तो इवन हम साइंटिफिक फील्ड में भी रिसर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, भाई बायो का है, फिजिक्स का है, मैथ का है, मार्केटिंग का है, किसी का भी है, ये तो चलेगा ही चलेगा जब तक दुनिया है।
मेन बात क्या है, जो मैंने अभी अनिल जी वाला एग्जांपल साइट किया, हम जो रिकमेंडेशन दे सकते हैं या जो चीज डलवा सकते हैं, ये जो इन डाटा की वजह से, जैसे अब इंश्योरेंस, किसानों की इंश्योरेंस की बात है, किसानों के इंश्योरेंस पे कंपनियां पैसा कूट रही हैं, और क्लेम के टाइम पे इधर हरियाणा में हमने सुना कि 2-3 महीने जब फसल बोई को हो जाते हैं, अगर वो फसल ठीक चल रही है तो कंपनी उसका डाटा मेंटेन रखती है इंश्योरेंस का। अगर उसको लगता है कि इसकी फसल तो डूब गई, कंपनी ने मतलब अपने क्लस्टर लेवल पे, गांव लेवल पे, उसके जो एजेंट होते हैं वो रिपोर्ट देते रहते हैं कि भैया इसकी फसल तो गई, तो वो उसका क्लेम, उसका डाटा ही मतलब उड़ा देते हैं। अब वो एग्जाम्पल है एक, जो अनिल जी ने दिया वो एग्जाम्पल है। हम जहाँ पे कुछ कानून बनवा सकते हैं या कुछ क्लोज डलवा सकते हैं, वो ये डोमेन है। हम इन चीजों पे तो कुछ कर ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट हमारा डाटा किसको बेचेगी कि नहीं बेचेगी, कंपनी हमारे डाटा का क्या करेंगी, वो मैक्सिमम कुछ नहीं है। 99% केसेस में, एक्सेप्ट जो हैकर्स हैं, जो हमारा डाटा चोरी कर सकते हैं, ये वो तो भैया गवर्नमेंट का भी कर सकते हैं। वो तो चोर का तो और समाज का तो युगों युगों का साथ है। पहले आपके हमारे घरों में पाड़ लगा के चोरी कर लेते थे, अब ये डिजिटल वॉल्स के अंदर पाड़ लगा के चोरी कर लेते हैं, और उनके लिए लॉ चलते रहेंगे, गवर्नमेंट बनाती रहेंगी, इनको पकड़ती भी रहेंगी, लेकिन ये तो अपने काम में लगे ही रहेंगे। जैसे अंडरवर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, डॉन है, गुंडे हैं, वो समाज का पार्ट है, वो परमानेंट रहेंगे, हम उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमें फोकस करना चाहिए जहां हम कर सकते हैं, और कर सकने की बात यह है कि लॉ इस बात पे स्ट्रिक्ट हो कि अगर एक किसान ने खेती बो दी, अपना इंश्योरेंस दे दिया, पे कर दिया, तो ये उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि उसकी फसल डूब रही है तो उसके पास कंपनी के एजेंट रिपोर्ट देंगे, जी इसका डाटा उड़ा दो क्योंकि आपको क्लेम देना पड़ेगा। ये वाली हरकतें जो करते हैं कंपनी वाले, ये है असली जो वो डकैती, जहां पे हम कंट्रोल अपने हाथ में करवा सकते हैं। या जो अनिल जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं नहीं पीता दारू, मैं नहीं पीता सिगरेट, तो जरूरी थोड़े है कि मैं मेरे दोस्तों के लिए पार्टी कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा है, कोई दारू पीने वाला, मैं उसके लिए दारू लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ा है कि वो मेरे उसमें होगी कि मैंने पी है। इनकी मेजरमेंट्स हमें डिफाइन करवानी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यही हमारे हाथ में, और यहीं पे हम कुछ का अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी हमारे हाथ में ना तो है, हम डिस्कस भी कर लेंगे तो उसका ज्यादा हमें नॉलेज, ठीक है, एक्सचेंज होगी, ज्ञान बढ़ेगा, पर एक्शनेबल पॉइंट अगर चाहिए तो जहां हम कुछ कर सकते हैं वो मुझे ये नजर आया। थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू। जी हनुमान राम जी, मेरा सबमिशन एक है इसमें। मेरी आवाज सुन गई होगी आप सभी को कि हाँ, आवाज आपकी सुन रही है, तो मेरा यही है सर, थैंक यू, मैंने यही करना था। हाँ ठीक ठीक। तो मेरा सबमिशन इसमें ये है कि हमें जो सबसे बड़ी परेशानी है डाटा को लेके, वो है कि जो दिन भर कॉल हमारे पास आती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर की हो, चाहे वो इंश्योरेंस वाले की हो, ये जो डिस्टरबेंस है, हमें सबसे ज्यादा इरिटेशन इससे होता है। जो इरिटेटिंग कॉल्स हैं, इसके लिए कानून बने और यही सारी बात ये कॉल को भी, सॉरी सर, एक मिनट आपको रोकूंगा। जी जी जी, बोलिए फूल कुमार जी, बोलिए। जी फूल कुमार जी, ये कॉल वाला भी इसी पॉइंट में आ सकता है कि अगर हमने कंसेंट नहीं दिया तो हमें कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन ये करेंगे नहीं कंपनी, क्योंकि ये कंसेप्ट फिर उनकी मार्केट रिस्क के अगेंस्ट जाता है, तो ये तो कंसेप्ट कंपनी करेंगी नहीं कि आपकी कॉल बंद करवा दें, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ा इरिटेटिंग हम लोगों के लिए तो है कि मेरी नहीं, आप इसको छोड़ो, ये तो नहीं, सुनो, ये कॉल को सुनो सर, कॉल को छोड़ो, कॉल कंपनी बंद करेगी भी नहीं, ना गवर्नमेंट करेगी। जो असली लूट है, जो मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, किसानों के इंश्योरेंस की लूट, या जैसे अनिल जी वाला एग्जांपल था कि भाई मैंने लिख रखा है इंश्योरेंस में कि मैंने दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं लेता, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि मैं मेरे दोस्तों के लिए नहीं खरीद सकता। ये क्लोज डिफाइन होनी चाहिए इन चीजों के। सही है। चलो हनुमान राम जी, आप क्लियर करो अपना पॉइंट।
मेरा तो यही सबमिशन था। चलो बोलो। हाँ चलो ठीक है, वीरेश जी की बात आ गई। अब कोई साथी इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहे कि जब बात क्लियर हो गई कि भाई अपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार की बाध्यता है, सरकार अपने को कब्जे में रखना भी चाहती है, अपने डेटा रखनी भी चाहती है, अपनी मर्जी से कहीं बेचे नहीं बेचे इसके लिए ये एक नोटिफिकेशन करेंगे दूसरे देशों में जाने के लिए, तो डेटा सेंटर बन के वो होगा और बिग डेटा के नाम से इनके पास में बहुत बड़ा ढांचा भी है। ये सारी बात को यदि हम लें तो मोटा काम आ गया कि भाई ये तो होगा, इस बात भी है। और अनिल जी ने जैसा कहा कि वो ऐप ही नहीं चलेगा तो हमें वो उतावले पड़े में चलाना भी पड़ेगा, ये सारे एक्सेस हमें देनी भी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के जैसा आशीष ने बताया कि भाई हम पहले बेडरूम में थे तो वो बेडरूम पब्लिक का वो जो सड़क है वो बेडरूम में आके घुस गई है इंटरनेट के नाल मार्फत, पता ही नहीं लगा रही है, अपने कम बंद कमरे में बंद मुट्ठी में भी ये सारा कुछ होने लग गया। अब हम ये जो कानून आ रहा है इसके ऊपर आम कंज्यूमर का जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया उस पर अब कोई राह भी नहीं। डेटा तो हमने पहले ही लौटा दिए, सबको जितने देने थे वो दे दुआ दिए। तो इस पे कोई अपनी बात कोई ऐसी किसी के माइंडसेट में हो अपने रखे, वरना फिर मैं किसी और साथियों को लूं। प्रकाश, हाँ प्रकाश बोलो यार। आपका वो कोई दोस्त जुड़ने वाला था, वकील जुड़ा क्या? वो कह रहे थे आपके वो नहीं आईटी का नहीं बहुत नहीं बड़ा। नहीं, वो जुड़े नहीं। वो बोल रहे थे अच्छा मैं अच्छा अगर अच्छा ट्विटर पे हाँ होगी तो मैं आऊंगा, अभी फ्री नहीं हूँ। अच्छा, चलो चलो ठीक है, ट्विटर पे तो हम तो ना मैं ये ऐसे ये बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं ऐसे बोलिए। बोल रहा था, अगर बाई चांस मान लो क्या कहते हैं फोन यूज में भी ना ले, स्मार्टफोन यूज में भी ना ले, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि हमारा डेटा है वो तो अलग अलग तरीके से सरकार ने भी तो ले रखा है ना, चाहे आधार कार्ड के थ्रू हो या अभी पैन कार्ड के थ्रू हो, ठीक है ना। और आज मतलब क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, तो अगर मतलब क्या कहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू हमारी जो मतलब ज्यादातर जो डाटा है वो चला गया, और उसके बाद में हर जगह पे आज के टाइम में सड़क पे हो या मॉल के अंदर हो कहीं पे भी मतलब सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे हुए होते हैं, तो कोई भी चाहे किसी भी आदमी का डाटा निकालना तो वो निकाल सकता है आराम से। क्योंकि पसंद या नापसंद किसी भी आदमी की यहाँ तक ही खत्म नहीं होती है कि मतलब फोन के अंदर मैसेजेस से पता मुद्दा लगे। हाँ ये बाकी हाँ प्रकाश ये सारे जो अपने एक्सपर्टीज थे उन्होंने यही बात कही कि भाई सारी चीज हो चुकी है, सरकार को आदेश मिला सुप्रीम कोर्ट से कि आप राइट टू प्राइवेसी के तहत आप अपना करिए। सरकार अपना हाथ पांव मार रही है। अब सरकार ने जो मारा है वो ड्राफ्ट आया है, तो हम अब उसमें क्या सजेशन दें क्या नहीं दें, इस बात के लिए ये किया। और संसद में आएगा तो हो सकता है ड्राफ्ट बिल के में नहीं हुआ तो बिल में इतना भी अपना एक नॉलेज शेयरिंग के अंदर हुआ। एक राणा जी जुड़े हैं, वो अपना परिचय भी दें क्योंकि हमने काफी देश को उस लाइन पे ले आए हैं। डॉक्टर अनिल कुछ आप बोलना चाह रहे थे, अपनी बात को रख दें, मैं माइक ओवर कर रहा हूं। अनिल जी आप अपनी बात को रखिए। सबका दुख एक ही है कि भाई हमारा माल तो लूट लिया गया है, अब हम क्या करें? देखिए हनुमान जी प्रकाश जी ने कहा कि हमने गवर्नमेंट को या कंपनीज को अपना डाटा दे दिया है, अपना मोबाइल नंबर दे करके आते हैं जहाँ परचेजिंग करते हैं, या आधार कार्ड के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू, कोविड वैक्सीन के थ्रू, या हमने परिवार पहचान पत्र के तहत सभी अपना डाटा दे दिया है। सिर्फ यही डाटा नहीं है हमारा, ये आप ध्यान रखिए, जो पर्सनल डाटा है वो सिर्फ यही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, आपके बिहेवियर कैसा है, इवन ये भी आप आज के टाइम में एआई से जज कर रहे हैं लोगों का। और इस बिहेवियर की वजह से आप आने वाले टाइम में ये आज के टाइम में एआई प्रेडिक्ट कर सकती है आपके डाटा की वजह से। आपके पास जो मोबाइल है उसका माइक्रोफोन आपके बारे में सुनता रहता है। मैंने इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि मैं मोबाइल के ऊपर सर्च नहीं कर रहा हूँ जूता,
मुझे जूता लेना है, मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ, मुझे भाई तेरे लिए जूता लेना है, तो थोड़ी देर बाद मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जूता की वेबसाइट और एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज, सिर्फ यही एक चीज, अगर मान लीजिए मैं कहीं जाकर के अपना मोबाइल नंबर दे करके आया हूँ, या आधार कार्ड के डाटा से मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस किसी कंपनी ने ले लिया है, या वैक्सीन वाली वेबसाइट से मेरा आधार कार्ड और मेरा मोबाइल नंबर ले लिया है, उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी के लिए, मुझे लोन के लिए, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एक कॉल आता है, यही एक पर्सनल लाइफ का डाटा नहीं है। मैं डॉक्टर अनिल आपसे इंटरवेन कर रहा हूं, उसमें आशीष इसको किस तरह से करेगा, पहले मैं आपसे करूं। भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के तहत में डिजिटल करेंसी लागू कर दी है, और डिजिटल करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन का जो मॉडल है वो आता है। उसके अंदर ये है कि ब्लॉकचेन के अंदर मैं पढ़ रहा था कि इतने कुछ वो है कि किसी भी तरीके से उसका वो हैक नहीं हो सकता। क्या डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसको बिटकॉइन है या कई 15-16 करेंसी है, वो आई हुई है, भारत सरकार की डिजिटल करेंसी भी आई हुई है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कमाई का ये हैकिंग होकर के और कोई ऐसी ये करेंसी पूरी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था डिजिटल करेंसी के बारे में, तो डिजिटल करेंसी का थोड़ा सा कर दूं जो साथ ही जुड़े हुए, आपके वॉलेट का पैसा दूसरे के वॉलेट में जाएगा, बैंक उसमें वाया नहीं होगा। पहले बैंक वाया था, आपकी जो अभी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वाया बैंक हो रहे हैं, चाहे पेटीएम से करो, यूपीआई से करो, कुछ भी करो, तो बैंक उसका पार्ट नहीं होगा। मेरा पैसा आपकी जेब में चला जाएगा, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा, उसका कंट्रोल ब्लॉकचेन के मार्फत आरबीआई के पास होगा। आरबीआई के पास में हमारे धन का ट्रांजिशन का होगा पूरा का पूरा, बाकी बैंकें आउट हो जाएगी। बैंकों का काम फिर मेरे को किसी ने पूछा कि बैंकें क्या करेगी, कि बैंकें सिर्फ लोन की रिकवरी करेगी या इनके ये लोन के लिए लिक्विडिटी के लिए काम करेगी। बैंक का काम अब आपको पैसे का जो है ना, एटीएम पेटीएम ये सब उठते हैं 2026 तक, 24 तक इनको करके इन्होंने ये ले आए। तो हम इस पे भी थोड़ा सा देखें कि क्या, क्योंकि मेरा इसमें कोई नॉलेज नहीं है, मेरी एक चिंता है कि ब्लॉकचेन एक कंसेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, रोबोटिक, ये मैंने 9 पार्ट पढ़ रखे हैं और मेरे कई वीडियो भी इस मामले में है। ब्लॉकचेन के मामले में कितना सुरक्षित है, कोई ऐसा बता पाएगा? कोई इसकी किसी के पास कोई ऐसी स्थिति है कि ये ब्लॉकचेन ही कोई डेटा में वो जो माइनिंग होती बताई, इसमें माइनिंग वर्ल्ड है, आपको कोई क्रिप्टो खरीदना है बिटकॉइन, तो आप उसको पैसे दे देंगे, रुपए, वो आपको माइनिंग करके आपको दे देगा, वो वर्चुअल करेंसी होगी, वो आपके वॉलेट में पड़ी रहेगी, या वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांसफर करते रहो। इसके बीच में इंडिया ने अलग लिया, उससे जो बिटकॉइन का मॉडल है उस मॉडल से अलग इन्होंने अलग का लिया। तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो मैंने कहा ये क्या लिया डिजिटल करेंसी का। एक अपनी मीटिंग भी हो रखी है डिजिटल करेंसी पे, एक वॉलेट है, दूसरे आप अपने लेबर को पेमेंट करोगे तो फिजिकल करेंसी तो है ही नहीं, सारा का सारा इसी पे चल रहा है। यानी एक आदमी कहीं न कहीं आपकी करेंसी को आरबीआई के इस सेटअप पे आपकी उस करेंसी का ढांचा इधर उधर हो रहा है, बैंक वैंक सब आउट हो गए। तो इसके बारे में हम क्या इसमें डेटा के मामले में जा रहे हैं, तो पैसा भी तो डेटा है, हमारा पैसा गया तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हम गिनते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए फिजिकली दिख रहा, वहां तो कुछ नहीं दिख रहा। वहां तो पैसे इधर से उधर गए, एक वॉलेट से दूसरे में गए, बैंक को पूछे तो बैंक है हमें तो पता नहीं भाई, आप आरबीआई पे जाओ। और यहां नहीं हुआ तो इंटरनेशनल की बिटकॉइन का तो हिसाब किताब ही नहीं, उनका तो कोई जोड़ बाकी वाले लोग ही नहीं है यहाँ। तो इसके बारे में हम इस डेटा के एरा में कहां पहुंच रहे हैं? डॉक्टर अनिल और फिर आशीष अपनी बात को रखें। देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं, डाटा का और डिजिटल करेंसी का। अभी भी डिजिटल करेंसी कैसे हो सकती है कि मान लो मैंने अपने पेटीएम वॉलेट में डाले, पेटीएम तो बैंक नहीं है फिजिकल, मेरे एक बैंक एसबीआई के अकाउंट से मैंने अपने पेटीएम वॉलेट में डाले, तो वो मैं कभी अगर मुझे पैसा वापस चाहिएगा तो मैं पेटीएम से थोड़ी ले पाऊंगा हार्ड कैश, मैं उसको डिजिटली रख पाऊंगा। ऐसा ही ये डिजिटल की तरह रहेगा कि मैंने अपनी परचेज के लिए कहीं डाल दिया और वो क्रिप्टो करेंसी में बढ़ता रहा, क्रिप्टो जो भी डिजिटल करेंसी रही उसके बाद बढ़ता रहा, जैसे बढ़ता रहा, और उसके बाद उसकी वैल्यू लगी, और उस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं चाहूँ कि मेरा वो पैसा वापस आ जाए तो कुछ परसेंट मुझे पे करना पड़ेगा, और तब मेरा वो पैसा अगर
आ सकता है तो आएगा, नहीं तो अगर वो जैसे अब आप वो वेबसाइट एक बैंक हो गया है, अब वो बैंक जो SBI, HDFC जो इस तरह के बैंक नहीं रहे हैं, वो एक वेबसाइट एक बैंक हो गया है और उस बैंक में आपका पैसा है। और उसके बाद जो बढ़ रहा है, जो माइनिंग वाली जो आपने बात कही, वो ये है कि आप हनुमान राम जी एक हनुमान करेंसी बना दें और उस हनुमान करेंसी की वैल्यू रख दें और उसकी धीरे धीरे माइनिंग होती रहे और वो धीरे धीरे आपकी करेंसी बढ़ती रहे, और थोड़े दिन बाद मैं उसकी कोई वैल्यू लगाऊं मार्केट में कि हाँ जी ये जो हनुमान राम जी की करेंसी है हनुमान नाम से, इसकी ये वैल्यू हो सकती है, तो उस दिन वो आपकी जो माइनिंग हुई करेंसी है उसकी उतनी वैल्यू हो जाएगी। और जब तक मैं वो वैल्यू नहीं लगाऊंगा तब तक आपकी वो वैल्यू, आप उसे चाहे लाख कहो, करोड़ कहो, 10 करोड़ कहो, कितना भी कहो, वो आपकी मर्जी है, वो एक वर्चुअल है, आपको कुछ पैसा चलो आशीष कुछ इंटरवेन करो। आशीष क्या कहना चाहोगे इस बात के लिए कि भाई ये जो ब्लॉकचेन का जो मॉडल है, कहीं इस डेटा के उसमें भी डेटा ही होते होंगे, कोई बहुत सारे डेटा कैलकुलेशन होती है, ऐसा मैंने उसमें देखा, जिसमें बहुत एनर्जी चाहिए और माइनिंग का कंसेप्ट है, तो कैसे होगा? कोई है? आशीष नहीं है, आशीष शायद हो गया, आउट हो गया होगा शायद, आशीष नहीं है, वो यंग है। हाँ, कुछ ये हैंड रेज है ग्लोबल में, कौन क्या कहना चाहोगे, बोलिए। कौन, अर्णव है या कौन है इसमें ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में, या सनी है? सनीश है क्या? अभी चाइना जाके आया, वहां के कोई दे कोई बात, या यूं ही दब गया कोई बच्चों से। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब कोई बात और किसी के माइंड में आए, कोई बात में, एक साथी और जुड़े थे, मैं उनको ले लूं थोड़ा, वो नए जुड़े हैं, विनेश राणा जी। आप विनेश जी अपना परिचय भी दें और अपने, काफी आप लेट जुड़े हैं, अपनी बात को रखें। विनेश राणा। विनेश जी सुन रहे हैं मेरे को आप? चलो ठीक है, तो अब कोई साथी और, रूपचंद जी, वीरेश जी, और कोई किसी का हो, बहुत कुछ इस पे अपना हाथ पांव मार लिए, और इससे ज्यादा हमारे पास ज्ञान भी लिमिटेड है, सरकार बना रही है, हम देखेंगे इसको भी। आप पीपी सिंह जी, डॉक्टर साहब, ये अभी बोले नहीं, हरी जी, जो भी आदमी, हरलाल जी, रामनारायण जी, काफी लोग हैं, कोई विशेष बात आपके पास में हो, राम प्रसाद जी, माइक खोले अपना और अपनी बात को रखें। हाँ हरी जी बोलिए। हाँ सर, मुझे तो इतना ही कहना है कि मोटा मोटा जो मैंने सुना अभी तक कि किसी भी सूरत में अब जो निजता के अधिकार, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, उसकी पालना कोई माई का लाल भी नहीं करा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे रो रो के बैठ जावे। और अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, वो हमारे खिलाफ तो प्रयोग ले सकेगी सरकारें, हम उनके खिलाफ नहीं ले सकेंगे। ये मोटा मोटा ये अभी तक ये समझ में आया सर। चलो ठीक बात है हरी जी, बात निचोड़ की बात यही है। और कोई साथी अपनी समेशन, कोई साथी अपनी बात को रखना चाहे प्लेटफॉर्म पे? बस मेन चीज हनुमान जी यही है, और यही हमारे हाथ में भी है, इतनी सी बात कि हमारी परमिशन के बिना ना हो, केवल ये कर सकते हैं, और इससे ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। डाटा जाने से तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो डाटा यूज हो रहा है, यानी मेरे पास अगर कोई मुझे यूज करना चाहता है अपनी कोई चीज बेचने के लिए या कोई भी अपना पॉलिसी बेचने के लिए, तो मेरी कंसेंट के बिना वो मुझे फोन ना करे, इस पर प्रतिबंध रहे। हाँ, अगर मैं डिमांड करूं भाई मुझे पॉलिसी चाहिए, आई नीड पॉलिसी, तो इफ समबडी इज देयर कॉल मी, तब कॉल आ रहा है, उनके पास ये प्रमाण होना चाहिए कि मैंने डिमांड करी तब मेरे पास कॉल आई। तो ये इस तरह की व्यवस्था एक बस अपने हाथ में है, वो भी अगर हो जाती है तो डाटा चोरी अपने हाथ से ही बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगी। केवल ये एक कानून बस कि नो कॉल विदाउट माय परमिशन, नो कॉल टू मी विदाउट माय परमिशन। नहीं ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट वाली जो बात है ना वीरेश जी, इसने भी बहुत छोटी बात कही है। ये प्राइवेसी सिर्फ इंडिविजुअल की दे रहा है, सोसाइटी एज ए होल मोमडन है,
अब उसके अंदर आए एज ए होल मोमडन में किसी ने कोई एक को दे दिया, एज ए होल कोई सिस्टम है उसको नहीं दे पा रहा। ये भी मतलब बिल्कुल मार्केट खुला है, आप किसी के पर्सनल डेटा आप अपनी एक आदमी लड़ते रहो झगड़ते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वोटों की इस राजनीति में एज ए होल जैसे किसानों के डेटा, जैसे फूल कुमार जी ने जो बात कही कि भाई ये जो डेटा है इसके अंदर भी इंडिविजुअलिटी की बात को कहां ढूंढते फिरें, आप एक सोसाइटी को भी तो शामिल कीजिए ना। पर्सनल से मायना क्या, इसकी डेफिनेशन उस ड्राफ्ट में देखेंगे, कोई बात आएगी या संसद में कैसे आता सुनता या कैसे सांसद उसको लेते हैं, या ये ड्राफ्ट ही आता है। ड्राफ्ट के नियम ये होते हैं कि संसद में रखने के बाद में ये राज्यों को जाता है और राज्य उनके अंदर 2/3 के हिसाब से इनके अंदर अपने सुझाव देते हैं। तो हो सकता है इनको जल्दी होगी, तो इससे ज्यादा जल्दी इनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाले बिल को निकालने की होगी। ये काफी हंगामेदार रहेगा ये तो, क्योंकि लास्ट है सेशन भी यही। तो उस स्थिति पे हम ये सोच सकते हैं कि सरकार इससे सुप्रीम कोर्ट ने गले में फांस डाल दी, तो ये डेटा ले आई 19 में लाई और वापस ले लिया, कहा होचपोच हो गया, नहीं ये सही नहीं बना। फिर कोरोना के बहाने से कई दिन लिए बैठे रहे ये लोग, फिर अब लाए हैं वापस ये ड्राफ्ट के रूप में। तो जितना हमें समझ आएगा, जितना हम इसमें कर सकते हैं, इतनी सी ज्यादा कोई बात हमारे से बस में है नहीं। ये फैक्ट है कि भाई बात तो बिल्कुल हमने डेटा तो पूरे दे दुआ दिए, अब इस स्थिति पे हम है नहीं कि हम इन डेटाओं का हमारे लिए जैसे वोट की मजाक है ना, हमने वोट दे दिया सरकारें बन गई, हमने डेटा दे दिया लोग कंपनियों ने पैसे कमा लिए, हमें इन चीजों की वैल्यू है नहीं और यहां जाकर के हम ठगे जाते हैं। हमें इनका कोई ज्ञान और अवेयरनेस इस लेवल की नहीं है कि हम किसी भी बात को किसी को बताएं। और आधार के लिए दुनिया लड़ पड़ी है। आशीष जो है मेरे साथ था, तो आधार कार्ड नंबर नहीं दिए, या दिल्ली में हम किसी योगेंद्र के साथ घूम रहे थे, इसने कहा मैंने तो नहीं दिया आधार का नंबर, नहीं लिया आधार, नहीं लेता मैं। कई दिन तक तो जिद रखी। फिर ये आशीष जो है इसमें पता नहीं कैसे कोई वैक्सीनों में इनमें कर करा के सरकार ने लपेट गया। एक दिन मैंने पूछा था आशीष को, बनाना पड़ा ये आधार कार्ड, तो आधार भी बनने पड़े। ये डेटा में काम कर रहा था, मेरे को डेटा पे मैं काम करता हूँ, हम वो दिल्ली में 15 दिन साथ रहे थे। तो उस टाइम मैंने ज्यादा इतना गौर भी नहीं किया, मैंने कर रहा होगा क्योंकि मैंने भी चुनाव लड़ा, तो डेटा वाले को ये सुभाष मेरिया के वहां फोन जाता था उसको, मेरे चुनाव के नागौर के प्रत्याशी हनुमान राम को वोट दें वो करके, तो उसका फोन आया कि यार आप क्या ये, मैंने कहा यार मैंने तो पैसे दिए डेटा के, तो जो कुछ पैसे 7 पैसे पर डे ऐसे कुछ थे उस टाइम, हम चुनावों के टाइम में सारे खरीद रहे थे, जो चुनाव में खड़े हैं वो, हमने कहा हमें खरीदो भाई, जो हो रहा होता रहता है, अब दुनिया में कौन इतनी जाने। तो आते वो, फिर मेरे पास में पार्टी का भी आया कि यार आपके क्या डेटा हुए, ये चूरू में, ये यहाँ हनुमानगढ़ में प्रचार कर रहा, नागौर के लोगों को तो अब कितने। मैंने कहा यार मेरे कौन से नंबर थे, इसने कहा मेरे पास है नंबर। उसने कुछ नहीं किया, वो गलत सलत डेटा कलेक्ट करके और मेरे से पैसे ऐंठ लिए पहले, और वो फोन जाते रहे। एक दिन में एक फोन जाना है भाइयों और बहनों करके, वो मेरी 29 सेकंड की 30 सेकंड के अंदर रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग चली गई, मेरे से पैसा ले लिया। तो ये चुनावी ठगी भी है, डेटा से कंपनियां यूं ही फर्जी डेटा बेच के भी कर देगी, आप ये ले लो। जैसे जमोटा घूम रहा है तो वो कह देगा साहब इसमें ये समोसा बिक रहा नहीं बिक रहा, बिके नहीं बिके, वो कोई डेटा फर्जी होगा तो भी चला लेगा वो, तो आप ये खरीदिए, ये लीजिए, ये करिए, जैसे अनिल जी ने कहा ऊँटों वाली कहानी। तो ये नकली डेटा भी इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई डेटा का मतलब, नकली का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसके वो डेटा तो सही है, लेकिन जिसको जिसकी जरूरत नहीं है वो संख्या के हिसाब से बिकता है तो बेच देता, कचरा भी शादी में शामिल बेच देता। अब चुनावों में मेरे आधे से ज्यादा वो यूं ही इधर उधर जा रहे थे फोन, कई लोगों का है कि साहब हमारे यहाँ कहाँ खड़े हो आप तो हो ही नहीं, आप कहाँ खड़े हो, आप क्यों वोट मांग रहे हो हमारे। मैंने कहा यार मैं क्या मांग रहा हूँ, इसको कहा, इसने वो रील चला दी। तो ये एक बड़ी एक सवाल है बड़े हमारे सामने। डेटा बिकते हैं, वो डेटा में मिक्स हो जाते हैं, नकली को इधर उधर करके पैसे कमाने वाले आपको कोई पकड़ा देंगे कि ये डेटा का पैकेज ऐसा मेरा इतने में ये दो। क्योंकि आशीष मुझे बताता रहता था कि मैं ये धंधा करता हूँ इसमें करके, तो मैंने कहा जाना भाई तुम्हारे ये कितना है धंधा में मार्जिन। तो और कोई साथी इसमें कोई अपनी बात को रखे तो प्रकाश ट्विटर पे ले लेना, देखें तुम्हारे वो वकील साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं करे हैं, अब तूने इसमें काफी कुछ बात को पकड़ी होगी। तो मेरे यहाँ ट्विटर, हाँ डॉक्टर साहब बताइए, अब टाइम हो रहा अपना 5-6 मिनट ही है।
हाँ ये जो डाटा प्रोटेक्शन की बात है, तो डाटा तो सरकार के भी सुरक्षित नहीं रहे। अभी जैसे मणिपुर में फौज गई हुई है, और अगर वो फौजी अपना आईफोन व्हाट्सएप वापर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल सीआईए के पास है, और सीआईए ने इनको बोल रखा है कि भाई ये मणिपुर को जलने से रोकना नहीं है, और उसका ब्लेम पूरा चाइना पे डालना है, और फिर इंडिया और चाइना का वार कराना है, उसमें अमेरिका के हथियार बेचने हैं। तो ये डाटा का खेल ही है। डाउट कहीं होगा। देखो ऐसा है कि सरकार ने तो क्या कि प्रेशर था सुप्रीम कोर्ट का, तो अपना एक बना दिया था। इनको कोई कंपनियां जो है, अब कंपनियां ये है कि भाई बाहर जो डेटा बिकेंगे ना, इसके लिए इन्होंने एक टांग अड़ाई है, 500 करोड़ की पेनल्टी ली है। बच्चों के लिए कहा है कि भाई उसका गार्जियन जिम्मेदार होगा। आपका है तो वो ड्राफ्ट रूपचंद जी ने पढ़ा, मैंने भी आधा अधूरा जो भी पढ़ा उस हिसाब से है। तो आएगा तो और कोई देखेंगे, जानेंगे, करेंगे। हाँ रामनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जी साहब, सभी को नमस्कार। बढ़िया ज्ञानवर्धक आज का प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, खास कर फूल कुमार जी और अनिल पंघाल जी और रूपचंद जी और आपसे और आशीष जी से। तो इसका निचोड़ तो यही निकल के आया कि जैसे आपने एक थोड़ा सा मेरे को पॉइंट याद आ गया कि ये जो डाटा सरकार इकट्ठा करके और 500 करोड़ का जो है वो दंड का भी प्रावधान है। तो ये जो दंड वाली जो कहानी है, ये मैं मेरे गृह जिले की थोड़ी बता दूं कि आज से कुछ साल पहले आदिवासी एरियो में कुछ जैसे नेता गुंडे बदमाश लोग सरकारी जमीन कब्जा करते थे। तो वो क्या करते थे, एक जैसे मान लो 10 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया और आगे रह के वो सेटिंग करके वो पटवारी और उनसे सेटिंग करके वो छोटा सा एक उस पर दंड करवा देते थे। एक बार दंड करवा दिया, 2 बार करवा दिया, 3 बार करवा दिया, 1000-500 रुपया, मतलब 5-5, 10-10 बीघे पे 3 बार दंड करने के बाद वो जमीन स्वतः उनके नाम से हो जाती थी। मतलब कितना बड़ा खेल। तो जैसे ये आज आपका जो पूरा जो निचोड़ निकल रहा है ना कि ये जो सरकार ने 5,000 रुपए का जो दंड 5,000 करोड़ का जो दंड रखा है कुछ कंपनियों पे, तो ये वही खेल होगा। 5 लाख करोड़ कमाएंगे, 5,000 करोड़ जो है वो दंड दे देंगे, और पूरा इनका डाटा और ये जो भी इनकी दुकानदारियां चलती रहेगी। मेरे हिसाब से आज का जो खेल पूरा जो है वो निचोड़ ये निकला है कि ये दंड नाम की चीज तो वही जो हमारे धार जिले में हुई है, वही है कि आपको जो 1,000 रुपए दंड देके 10 लाख रुपए की जमीन आपके नाम से हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ रामनारायण जी, आप खुद डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप दुकान रखते हो, खाद बीज बेचते हो, कौन सा माल कहाँ बिक रहा है, आपका भी डेटा कलेक्शन सेंटर। मैंने इसमें आज एबीसीडी कुछ जानी है, क्योंकि बस फोन जरूर है मेरे पास, लेकिन वास्तविकता में बस आपके पास किस कंपनी का माल आपके पास आया, कितना बिका, यह मार्केट यहाँ का जो है वो आपके सारे से पनपेगा कि यहाँ डीएपी की कौन सा भारत बिक रहा है, या कौन सा बीज बिक रहा है, माइको का बिक रहा है, या और कुछ बिक रहा है। तो ये सारे डेटा जो है इसी तरह से चलेगी, कंपनी का आराम से कमाएगी। तो चलेगी, वो बच्चे लोग वो थोड़ा सा जरूर इसमें ध्यान देते, पर मेरा तो बस वहीं तक सीमित है जो पुराने अपने खाता भाई है जो लेके ही बैठा हूँ मैं, ये हमारी रामायण। नहीं खाता भाई नीचे साइड में रख दो। अब आप उसको कुछ हाईटेक बनो। अब माना हाईटेक हुआ है, माना उस चीज को, लेकिन अब वो आपने मेरी बात पूछी तो मेरे नॉलेज तक तो यही है। आज बहुत कुछ सीखने को मिला इस 1.5 घंटे में, अपन को बहुत कुछ बिल्कुल नई नई चीजें, खासकर आशीष जी से, रूपचंद जी से और अनिल पंघाल साहब से और फूल कुमार जी से तो विशेष मिली आज जानकारी। तो यही मैंने तो बहुत धन्यवाद। डीपी सिंह जी 2-3 मिनट हैं बाकी, अपने पास में 4 मिनट शेष है, कोई और बात आए। डीपी सिंह जी आप कुछ बात कहना चाहेंगे? आप पंचायत के हेड बने हैं यूपी के, पंचायत के डेटा आपके पास कितने हैं, क्या है, कौन कहाँ बेच रहा है, किस कंपनी के पास पंचायत के डेटा है, ये तो कम से कम पता करो कितने में बेच रहा है, कितने काम है, क्या है। नरेगा की ये साइट कुछ तो गवर्नमेंट के पोर्टल की एक्सेस है, उसके वो प्राइवेट को तो किसी को ही हो सकती है, उसमें वो किसी को ही बेचे करे, क्या है उसमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि करना क्या है। सरकार खुद ही बेच रही है, और वो फ्री का क्या, वो पैसे चली जाएगी। तो टीपी सिंह जी कुछ बात कहना चाहेंगे आप? चलो तो फूल कुमार जी सम अप कर दीजिए आप, 3 मिनट हैं आपके खाते में, वाइंड अप करते हैं। 1:02 पे ओवर करेंगे। सर कुछ कह रहे थे क्या आप? हाँ नहीं, आप देख लो, अब 3 मिनट बाकी है, कुछ बात कहना चाहो तो वहाँ के फ्रांस के कोई एक्सपीरियंस हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसमें कुछ बात हमें भी नॉलेज मिलेगा। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, मेन बात क्या है ना, यहाँ पे उस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं है जिस तरीके की हमारे यहाँ पे है।
यहाँ पे एक ये भी चीज देखने की है कि सरकारों के डाटा लेने के तरीके और डाटा लेने के पॉइंट्स इस बात पे निर्भर करते हैं कि वहाँ पॉलिटिक्स कैसी है। यहाँ डिवाइड एंड रूल है नहीं, हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल के अलावा पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं, तो उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट करती है वहाँ पे, तो बहुत फर्क है उसका। बाकी मैंने मोटा मोटा जो था वो आपको शुरू के उसमें बता ही दिया। तो ठीक है विदेश जी, कुछ आप कुछ बात कहना चाहें तो, वरना अब 1 मिनट बच रहा है। चलो कर दिया जाए, अब 1 मिनट पहले ही कोई और बंदे के साथ कोई है नहीं, जुड़े हुए नहीं है, तो सभी को राम राम। अगले संडे इन्हीं सब मुद्दों को कहीं किसी टॉपिक को लेकर के फिर जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से संसद शुरू होने वाली होगी तो कौन से बजट और आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है विशेष रूप से इस बात पे अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं कि एक शेडो कैबिनेट के तौर पे यानी छाया के रूप में हम चलते हैं कि ये बिल आने वाला था, इस पे अपनी बात को रखी। एमएसएमई का बिल उस टाइम रखा गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का, तो उसकी बात रखी ताकि पब्लिकली ये बात थोड़ी सी कुछ लोगों के पास में जाए। तो हमने कोशिश की, अब संसद में क्या होगा इसके ऊपर हमारा पूरा केंद्र बिंदु रहेगा। कुछ समझौते हैं, अभी एक समझौता जो मैंने आपसे बीच में शेयर किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो है, उसके अंदर भारत सरकार ने ट्रेड पे साइन इसलिए नहीं किए डेटा के कारण से, कि हमारा डेटा बिल पेंडिंग है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है फिर, आप सभी का आने का धन्यवाद, अगले संडे मिल लेंगे। ओके।